गुड मॉर्निंग प्यारे खजूरो। गुड मॉर्निंग 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 गुड मॉर्निंग। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सभी प्यारे खजूरों को प्यार भरा नमस्कार। A very good morning everyone. Welcome back to VW. I'm your teacher, your mentor, your physics, your NEET का हम सफर जगजोत सर। इस सफर में आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 ग्रेविटेशन पे आ गए हैं। क्या हाल चाल है प्यारे खजूरो, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। फ्लड की वजह से प्रॉब्लम है। देखो यार, ये मौसम बड़ा बेईमान हो रहा है और इसके साथ साथ बहुत जगह पानी भर रहा है। आप लोग अपना पूरा ध्यान रखें। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस फ्लड में जो ये फ्लड की सिचुएशन जगह जगह डिफरेंट डिफरेंट जगह पे उत्पन्न हो रही है, जो भी कंडीशंस आ रही हैं, आप अपने आप को सेफ रखें। जब तक जरूरत ना हो घर से बाहर ना निकले। अब देखो, घर वालों को तो जॉब के लिए या फिर किसी काम के लिए, सर्विसेज के लिए, अपने बिजनेस के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है, पर आप थोड़ा अपना ध्यान ज्यादा रखें और इवन अपने घर वालों को भी ध्यान रखें। जब वो बाहर आए घर से तो भैया थोड़ा सा उनको प्रिकॉशंस लेने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे कि इस समय पे बहुत सारी बीमारियां भी फैलती है, बहुत सारे डिसीज भी फैलते हैं। मच्छरों का भी ये पीक टाइम होता है जिस टाइम पे मलेरिया, डेंगू और ये सारे बीमारियां आती है। सो सबसे पहले अपने आप को कवर्ड रखें। अगर आप घर पे बैठे हैं, चाहे आपके यहाँ कोई ज्यादा फ्लड या इसकी सिचुएशन नहीं भी हो, बारिश तो हर जगह हो रही है और इस समय पे जितना भी आप देख सकते हो घर के आसपास अगर पानी इकट्ठा हो जाता है तो आप कोशिश करें कि फुल कवर्ड कपड़े पहने और कोशिश करें इकट्ठा ना होने दें। अपने घर के आसपास तो ना ही होने दें। देखो, ये बहुत जरूरी चीज है कि हम लोगों को सेफ रहना है। मैं आपको बता देता हूँ, आपको लग रहा होगा ये बहुत छोटी सी बात है, ये तो हम सब जनरली जानते हैं, बट ये बहुत इफेक्ट करेगी हमारी प्रिपरेशन को भी। जो मेरा सेंस है बोलने का वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि अगर आप बीमार पड़ते हो या कुछ होता है तो आपका बहुत समय जाता है। और मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनका पूरा साल अच्छे प्रिपरेशन में होता है और लास्ट के समय में या फिर बीच में कुछ ऐसा टाइम आ जाता है जिसमें वो बीमार पड़ जाते हैं। और आप जानते हैं इन बीमारियों में, चाहे डेंगू हो, मलेरिया हो, ऐसा कुछ भी हो जाए तो आपके कम से कम 15 दिन, 10 दिन बहुत आराम से आपके जो ये दिन है वो वेस्ट हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को यही यही बोलूंगा, यही एडवाइस दूंगा कि ये टाइम थोड़ा सा मतलब ये जो टाइम है ना, थोड़ा मुश्किल समय है। कई जगह तो फ्लड आ रहे हैं, वो वैसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, बट अगर फ्लड या फिर ऐसी सिचुएशन नहीं भी है तो भी प्रिकॉशंस जरूर ले। हमें लग रहा है ये छोटी छोटी बातों से क्या फर्क पड़ेगा, पर ये छोटी छोटी बातें ही बहुत फर्क डाल देती है। ये 19-20 का जो फासला है ना, यही बहुत बड़ा फर्क डाल देता है। सो इट्स बेटर टू स्टे सेफ, है ना। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, यू ऑलरेडी नो। तो आप पहले ही प्रिवेंशन लें, प्रिकॉशंस लें, ताकि आप लोग बिल्कुल सही रहे। और देखो यार, तंदुरुस्त रहोगे तभी तो पढ़ोगे ना, तभी तो रोज मेरी क्लास अटेंड करोगे। काफी बच्चे बीमार पड़े होते हैं और लेक्चर अटेंड नहीं कर पाते और फिर बैकलॉग वाली सिचुएशन आ जाती है। और बैकलॉग क्या है? देखो, बैकलॉग कवर तो हो जाएगा लास्ट तक जाके, बट रिवीजन नहीं हो पाता, टेस्ट नहीं दे पाते, तो वो सारी चीजों को हम लोग अवॉइड करेंगे। ठीक है। ग्राफ का रिकैप, छोटा सा रिकैप बच्चे कह रहे हैं। बिल्कुल, कल टीचर्स डे है। हाँ, टीचर्स डे, बिल्कुल मुझे भी याद है। चलो, जिसका भी आज बर्थडे है, हैप्पी हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बच्चे। रोल नंबर 11 प्रेजेंट। ओके। एंड जो मेरी एडवाइस है वो सिर्फ आपके लिए नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ आप सेफ रहें, आप अपने घर में सबको सेफ रखें। क्योंकि घर में अगर एक भी इंसान बीमार पड़ता है तो पूरे घर का माहौल डिस्टर्ब हो जाता है। यू नो वेरी वेल, राइट? है ना। देखो, परवाह तो होती है ना, हम प्यार तो करते हैं ना अपने घर वालों से। तो अगर किसी को भी कुछ भी होगा तो आपका समय तो जाएगा ही ना, समय भी जाएगा और देखो प्रॉब्लम भी होगी, हेल्थ इश्यूज भी होंगे। सो इट्स बेटर सबका ध्यान रखें। घर पे कोई भी बड़ा घर पे आए, कोई भी मम्मी पापा, बड़ा भाई, छोटा भाई, कोई भी, उसको कहे पहले हैंड वॉश करो, क्योंकि इस टाइम पे इन्फेक्शंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं और छोटे बच्चों में भी बहुत ज़्यादा होते हैं। हम भी पूरा ध्यान रखते हैं कि छोटे को, हरनित को ज़्यादा बाहर ना लेके जाएं इस समय पे जब बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है, राइट? सो जस्ट बेटर कि आप ध्यान रखें। ओके। तो शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहले रिकैप से। जैसा कि बच्चों की डिमांड है, मैं पढ़ रहा था चैट में भी, काफी बच्चों ने कहा था कि सर एक बार थोड़ा सा ग्राफ वगैरह पे एक बार दोबारा हम लोग डिस्कशन कर ले तो अच्छा रहेगा। तो एक एक करके सारे ग्राफ पे दोबारा डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी की बात करता हूं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, है ना, इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट मास। पॉइंट मास की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना बच्चे, किसकी बात कर रहे हैं? पॉइंट मास। पॉइंट मास की इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी लिख दूं या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पूरा लिख दूं? तो अगर आपने इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था तो जल्दी से मेरे साथ एक बार रिपीट करो। अगर इसका मास m है, अगर आप किसी r डिस्टेंस पे जा रहे हैं बच्चे,
अगर आप किसी आर डिस्टेंस पे जा रहे हैं, यहां नोटिस कर रहे हैं, तो आप इसको आर वेक्टर बोलते हो, है ना, ये आर डिस्टेंस हो गया। और फील्ड होती है टूवर्ड्स द मास। फील्ड कहां होती है, बोलो, टूवर्ड्स द मास। और फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, जरा एक बार मेरे साथ रिपीट करो सर। ये फॉर्मूला होता है जीएम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो आप देख सकते हो जो जी और एम है ये तो कांस्टेंट है, तो जो आई का फैक्टर है वो 1/r² पे डिपेंड कर रहा है। तो आई वर्सेस आर का ग्राफ आप लोगों को बनाने के लिए दिया जाता है। कैसा ग्राफ बनता है, चलो ड्रॉ करो मेरे साथ। अगर आपने पढ़ा एक बार फटाफट ड्रॉ करो मेरे साथ। किस तरीके का ग्राफ आप एक्सपेक्ट, कैसा ग्राफ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, बोलो कैसा बन रहा है। जैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का बनता है भाई। देखो आप आर को जब 0 डालोगे तो आई बहुत बड़ा हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और जब आप आर को इन्फिनिटी डालोगे तो आई 0 हो जाएगा। आप ऐसे याद रखो, आर को 0 डालो आई इन्फिनिटी, आर को इन्फिनिटी डालो आई 0। यानी कि ये ग्राफ ऐसे जाएगा, जब आर 0 है, बिल्कुल 0 है, तो आई इन्फिनिटी है, पीछे से आ रहा है। और जब आर इन्फिनिटी है तो ये 0 है। तो इसका ग्राफ इस तरीके से ही आता है, ऐसे आप देख सकते हो, है ना, इन्फिनिटी पे जाके ये 0 पे मिल जाता है। तो आप इसका अगर आप ग्राफ बना रहे हैं तो यू बेटर ड्रो लाइक दिस, है ना। ये कहां जाएगा, इन्फिनिटी पे जाके 0 हो जाएगा। कभी भी कट नहीं करेगा आर एक्सिस को, कभी नहीं कट करेगा आई एक्सिस को। इस तरीके से आप ग्राफ याद रख सकते हो। एक ग्राफ आप और बनाते थे इसमें। दूसरा ग्राफ हमने क्या बनाया था, चलो फटाफट मेरे साथ रिवाइज करो। दूसरा ग्राफ हम लोगों ने बनाया था आई और वर्सेस 1/r²। मैंने बताया था ना, आप यहां पे 1/r² डाल दो, यहां पे 1/r² डाल दो। तो किस तरीके का ग्राफ आप पढ़ोगे, अब आर नहीं है, यहां पे 1/r² है। यानी कि ऐसे केस में आप 1/r² को कुछ एक्स मान लेते थे, याद है मैंने सिखाया था। तो यहां पे जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी आई इज इक्वल्स टू जी एम, और 1/r² को आपने एक्स मान लिया है। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ये किसकी इक्वेशन बन गई है, स्ट्रेट लाइन की। आई प्रोपोर्शनल टू एक्स है, तो यानी कि यहां पे ग्राफ इस तरीके से बनता था। मैंने ये ग्राफ बताए थे, है ना। अच्छा, कोई कह रहा है कि सर आई वर्सेस 1/r का भी एक बार ग्राफ बता दो। तो अगर आप आई वर्सेस 1/r के ग्राफ पे चर्चा कर रहे हो कि सर हम आई वर्सेस 1/r रख दें यहां पे, तो आप यहां पे 1/r को एक्स मान लो और फिर सोचो आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। देखो ये है जीएम और 1/r को एक्स माना है, तो 1/r² को आप क्या लिख सकते हो, 1/r² को क्या लिख सकते हो, फिर x² लिख सकते हो, तो जीएम x²। तो आई प्रोपोर्शनल टू x², और ये कैसा आ जाएगा, स्माइल पैराबोला जैसा। तो आप देख सकते हो यहां पे ये इनवर्स रिलेशन है, यहां पे आई प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। यहां पे जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है। यहां पे जो आपको ग्राफ नजर आ रहा है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। और यहां पे जो आपको ग्राफ नजर आ रहा है वो पैराबोलिक नेचर का है। यहां पे ग्राफ आपको पैराबोला नेचर का नजर आ रहा है। तो आप इस तरीके से इस ग्राफ को देख सकते हैं। पॉइंट मास के लिए हम लोग देख रहे हैं इस चीज को। और मैंने बोला था अभी हम लोग यहां पे जो भी इंटेंसिटी लिख रहे हैं वहां पे साइन का नोटेशन नहीं यूज कर रहे। मैं यहां पे नेगेटिव साइन नहीं लगा रहा हूं। वैसे अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो यहां पे एक नेगेटिव साइन होना चाहिए। तो जो भी मैंने ग्राफ बनाया फॉर मैग्नीट्यूड ओनली, है ना। यहां पे सिर्फ हम लोग क्या लिख के चल रहे हैं, क्या देख के चल रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। मैं ये नहीं बोल रहा कि आई नेगेटिव डायरेक्शन में, आर पॉजिटिव डायरेक्शन में, या फिर आई और आर के बीच में ऐसा कुछ रिलेशन है, हमने इसके बारे में कुछ नहीं बोला। ठीक है ना, जल्दी से बताओ। अब अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन को भी कंसीडर करें तो आप बता सकते हो क्या हो जाएगा, मिरर इमेज हो जाएंगी। अगर हम डायरेक्शन को भी कंसीडर करेंगे तो फिर हम आई का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, याद है सर, एक माइनस साइन आ जाता था जो हम लोगों को ये बताता था, एक्चुअली वो हमें ये बताने की कोशिश करता था कि यहां पे ये इस तरीके से है। यानी कि अगर हम आर वेक्टर पॉजिटिव ले रहे हैं तो आई नेगेटिव आएगा। एक्चुअली इसको बताने की कोशिश कर रहा होता था। तो हम लिखते हैं जब कई बार फॉर्मूला तो ऐसे ही लिख देते हैं, माइनस जीएम डिवाइडेड बाई r²। ऐसा आपको दिख जाएगा। ये माइनस साइन सिर्फ ये बताएगा कि डायरेक्शन यहां पे अपोजिट है। और फिर जब आप यहां पे ग्राफ देखोगे, ठीक है ना, फिर अगर आप यहां पे जब ग्राफ देखोगे तो आपको ग्राफ ऐसे नजर आएगा। यहां पे अगर आप आई वर्सेस आर का बना रहे हो तो इस ग्राफ का मिरर इमेज बना देना। बस आपको इस वाले कोऑर्डिनेट्स, इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाना है बेसिकली, है ना। अपना क्वाड्रेंट बदल देना है। जो ग्राफ आपका ऊपर बनता था वही ग्राफ अब आप ऐसे नीचे बना दोगे, क्योंकि यहां पे हमें अगर आर पॉजिटिव है तो आई कैसे मिलने लग जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे नेगेटिव। तो आप इस क्वाड्रेंट में इस ग्राफ को बना दो, है ना। और अगर हम ध्यान से देखेंगे, फिर से अगर आप ध्यान से देखो, यहां पे इस वाले के लिए भी सेम चीज कर सकते हैं। यहां पे अगर हम आई वर्सेस किसके बीच में ग्राफ बना रहे हैं, 1/r² में बना रहे हैं, तो उस ग्राफ को फिर आप कौन से क्वाड्रेंट में बना दो, इस क्वाड्रेंट में। स्ट्रेट लाइन ऐसे बना दो, मिरर इमेज ले लो, इस एक्सिस पे मिरर इमेज ले लो। और लास्ट वाले ग्राफ में भी ऐसे ही कर सकते हो, है ना। ये जो लास्ट वाला ग्राफ है इसमें भी देख सकते हो, है ना। अगर हम ध्यान से देखेंगे यहां पे इस लास्ट वाले ग्राफ में भी देख सकते हैं। इस ग्राफ को भी आप क्या कर सकते हो, आई वर्सेस अगर 1/r है ना, तो आप इसको कौन से क्वाड्रेंट में बनाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं बनाओगे, कौन से क्वाड्रेंट में बनाओगे, बोलो। आई वर्सेस 1/r का जब ग्राफ बनाओगे तो आप इसको
फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाओगे, यानी कि अब आप कहां बनाओगे, यही ग्राफ है ना, इस तरीके से दिखाओगे, पैराबोला, सैट पैराबोला जैसा बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। जस्ट ये वाले ग्राफ डायरेक्शन को कंसीडर करके लिए गए हैं और इन ग्राफ में डायरेक्शंस के बारे में डिस्कशन नहीं किया गया है। रिमेंबर, ये ग्राफ मैंने बनवाए थे आप लोगों को। ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट ग्राफ और देखा था। हम लोगों ने किसके लिए देखा था, अगर आपको याद हो, हम लोगों ने देखा था स्फीयर के लिए। हमने देखा था होलोस्फीयर, सॉलिड स्फीयर। तो जरा होलोस्फीयर पे थोड़ा ध्यान से चर्चा करेंगे। पहले होलोस्फीयर की अगर आप बात करोगे, इसके अंदर फील्ड जीरो होती है। ठीक है ना, इसके अंदर फील्ड क्या होती है, जीरो होती है, अगर आपको पता हो तो। यानी कि अगर हम यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं, इसके यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं इंटेंसिटी और वर्सेस आर का, तो यहां पे भी आई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जीएम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। होलोस्फीयर में ये तब होता है जब आर ग्रेटर देन रेडियस हो, और आई की वैल्यू यहां पे जीरो होती है जब आर लेस देन आर हो। ठीक है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा था। रिमेंबर, होलोस्फीयर के अंदर कोई इंटेंसिटी नहीं होती, उसके सिर्फ बाहर इंटेंसिटी होती है, और ऐसी होती है जैसे एक पॉइंट मास की हो। तो इसका ग्राफ आर से ही चालू होता है, यानी कि आर इज इक्वल्स टू आर से ही स्टार्ट होता है, और यहां पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है सरफेस पे। अगर हम ध्यान से देखेंगे, सरफेस पे वैल्यू भी आप लिख सकते हो, सरफेस पे जो वैल्यू होगी वो होगी जीएम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसके बाद ये ग्राफ इस तरीके से डिक्रीज करता है, और उससे पहले इसकी वैल्यू कितनी होती है ग्राफ की, जीरो। उससे पहले ये ग्राफ जीरो पे होता है, और उसके बाद ही आपको ये ग्राफ नजर आता है। कब ग्राफ बनना चालू होता है, जब आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर हो जाए। जब आर इज इक्वल्स टू, आप यहां पे क्या लिखोगे, कैपिटल आर हो जाए, उसके बाद ये ग्राफ बनना चालू होता है। तो ये हम लोगों ने होलोस्फीयर के लिए बनाया था। मैंने कहा था अगर आप डायरेक्शन को कंसीडर करोगे तो ये ग्राफ यहां से बना देना, इसकी मिरर इमेज आप बना देना। ठीक है, सॉलिड स्फीयर की अगर हम बात करें तो सॉलिड स्फीयर में भी देख लेते हैं। ठीक है ना, सॉलिड स्फीयर में भी आप इस चीज को कंसीडर कर सकते हो। तो सॉलिड स्फीयर में भी आप सेम ग्राफ देख सकते हो। ठीक है, यहां पे भी सेम ग्राफ देख सकते हो। आप इसी को एक्सेलरेशन या इसी को इंटेंसिटी कह सकते हो। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पे हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था जब तक आर लेस देन इक्वल्स टू आर है तब आई हमारा कितना है, ये है हमारा जीएम। ठीक है ना, याद है ये हमारा कितना बनता था, जी डिवाइडेड बाय आर ई और इंटू आर। याद है, ये हमने अर्थ के लिए बनाया था ग्राफ। तो हम लोगों ने कहा था यहां पे ये स्ट्रेट लाइन जैसा नजर आएगा आपको पहले। कब तक, जब तक आप कहां नहीं पहुंच जाते, सरफेस पे नहीं पहुंच जाते। जब तक आप सरफेस पे नहीं पहुंच जाते, जब तक आर इज इक्वल्स टू आर तक नहीं पहुंच जाते, तब तक ऐसा ग्राफ रहेगा। सरफेस पे इसकी वैल्यू हो जाएगी जीएम बाय आर ई स्क्वायर। ठीक है ना, जीएम बाय आर ई स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी सरफेस पे। उसके बाद ये ग्राफ डिक्रीज करेगा लाइक दिस। उसके बाद ये ग्राफ डिक्रीज करेगा लाइक दिस। तो पहले स्ट्रेट लाइन और उसके बाद ऐसा हाइपरबोला जैसा ग्राफ है। पहले स्ट्रेट लाइन है और उसके बाद इस तरीके से ग्राफ है। ये सॉलिड स्फीयर में था, और हम इसको कौन से क्वाड्रेंट में बना देते हैं, फोर्थ में बना देते हैं, अगर हम डायरेक्शन को भी कंसीडर करेंगे। क्या सारे ग्राफ रिवाइज हो गए, AK-47 है सारे ग्राफ्स में, समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। ये सारे ग्राफ पढ़ाए थे, सो मैंने इनको एक साथ रख दिया है, सो दैट आपको बाद में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। मैंने सारे ग्राफ एक साथ रख दिए। ठीक है, फिर हम लोगों को एक चीज, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे। ठीक है, आपको मैंने होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस दिए थे। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 पे ध्यान देते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या है बताओ खजूरो, चलो बताओ, व्हाट इज स्टेटमेंट नंबर 1। पहली स्टेटमेंट क्या है, दसो हुण मैनू की स्टेटमेंट है, बहुत प्यार से पढ़ो। क्या कहता है, कहता है स्टेटमेंट 1 में एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी डिक्रीजेस एज यू गो अप और डाउन फ्रॉम द अर्थ सरफेस। यार एक गल दसो मैनू, बताओ मुझे, ये हमारी अर्थ है ना, और तुमने एक चीज देखी थी ना, सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन कहां होता था, सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां होती थी, याद है आपको, सरफेस पे। सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां होती थी, बोलो, सरफेस पे होती थी ना। और ऊपर जाते थे तो एक्सेलरेशन कम होता था, ऊपर जाते थे तो एक्सेलरेशन डिक्रीज होता था। सर नीचे आते थे तो भी एक्सेलरेशन डिक्रीज होता था। सर सरफेस पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता था, कितना होता था, जी होता था। ऊपर जाने में घटता है, नीचे आने में भी घटता है भाई। क्या ये स्टेटमेंट सही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज एज यू गो अप एंड डाउन, ये सही है, बिल्कुल ट्रू है, एकदम 100% सच है। और वो बोल रहा है acceleration due to earth gravity is same at height h and depth d from the earth surface where h is equals to d। ये गलत है। ये रिलेशन हम लोगों ने कल डिराइव किया था, याद है। आप हाइट और सेम डेप्थ पे आप देख सकते थे, एक ऐसी हाइट और एक डेप्थ जहां पे इनकी वैल्यू सेम होती है, वहां पे रिलेशन हमने क्या पढ़ा था, कल हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था। हमने देखा था हाइट का फॉर्मूला आप डाल दो g 1 - 2h/r, याद है।
हाइट पे ये एक्सेलरेशन होता है और डेप्थ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 1 माइनस डी बाई आर। याद आया? ओए गजनी खजूर, याद आया? पक्का पता? गजनी तो नहीं है, कल पढ़ा, बिल्कुल लास्ट पे पढ़ा था, ठीक है, पढ़ा था ना। तो सर यहां पे कंपेयर करेंगे तो 2h d के बराबर आ जाएगा ना। तो सर ये रिलेशन होना चाहिए। सर यहां पे h इज टू डी कह रहा है, सर ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। क्या सही लिख रहे हैं हम? ये थर्ड ऑप्शन। बात समझ में आ गया? अरे भाई तुमने तो कर लिया था घर पे ये सॉल्व, बहुत ही बढ़िया हो गया ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही सीख रहे हो फिर तो। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? सपोज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड एट द सरफेस ऑफ द मार्स इट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अ पर्सन 60 kg पैसेंजर goes from the earth to the Mars in a spaceship moving with a constant velocity. Neglect all other objects in the sky. Which part of the figure best represents the weight? Which part of the figure best represents the weight? अब बड़े ध्यान से समझना, क्वेश्चन किसको समझ में आ गया पहले तो ये बताओ। जबरदस्त क्वेश्चन है, धांसू क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन है, धांसू क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। पहले तो ये समझते हैं यहां पे कहना क्या चाहता है। यहां कहना चाहता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस। अब भाई मान लो तुम यहां पे अर्थ पे हो, ठीक है ना, तुम यहां पे अर्थ पे हो और तुम्हें एक दिन भूत चढ़ा कि अब हमें अर्थ से जाना है मार्स पे, ठीक है ना। सर मिशन मंगल चल रहा है सर, यहां पे हम लोग कहां जा रहे हैं बोलो? मार्स पे जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं बोलो? मार्स पे जा रहे हैं, ठीक है ना। अर्थ से मार्स तक तुम्हें जाना है, चलोगे? कौन कौन चलेगा मेरे साथ? चलो चलते हैं सर, ठीक है ना। अर्थ से मार्स तक जाना है। अब आपको पता है इनके बीच में काफी दूरी होती है भाई, इनके बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा होगा, काफी ज्यादा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है। अर्थ से लेके मार्स का डिस्टेंस कोई कम थोड़े ना है। जब हम अर्थ की सरफेस पे होते हैं तो मार्स का इफेक्ट ज्यादा होता नहीं है हम पे। जब मैं अर्थ की सरफेस पे हूं, बताओ मैं अर्थ की सरफेस पे हूं यहां पे, तो मार्स की फील्ड का कोई इफेक्ट यहां पे ज्यादा नहीं है, बहुत दूर है ना हमसे, मार्स काफी दूर है ना हमसे। तो यहां पे सिर्फ अर्थ की फील्ड हम लोगों को महसूस होती है। किसकी फील्ड महसूस होती है बोलो? सिर्फ अर्थ की। यानी कि अगर आपका मास कितना है, सोचो आपका मास है 60 kg, आपका मास क्या है 60 kg, तो मार्स भी तो आपको अट्रैक्ट कर रहा होगा और अर्थ भी अट्रैक्ट कर रही होगी। पर क्योंकि आप अर्थ की सरफेस पे हो, क्या हमें मार्स की ग्रेविटेशन फील्ड फील होती है? क्या हमें मार्स का इफेक्ट महसूस होता है? अरे सर मार्स आ गया, मुझे खींच रहा है मेरी, ऐसा ऐसा कभी कहा है आपने? सर हम यहां बैठे, मेरी पेंसिल मार्स की तरफ चली गई, सर मार्स की फील्ड ने इसको खींच लिया, कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है ना भाई, सच्ची सच्ची बता। फील करते हैं ना फिजिक्स को? नहीं होता है सर। क्यों नहीं होता है सर? मार्स की भी ग्रेविटेशन फील्ड तो होनी चाहिए, मार्स भी तो हमें अट्रैक्ट कर रहा होगा, पर सर बहुत दूर है, बहुत दूर है ना। तो यानी कि यहां पे हमें सिर्फ एक और एक वेट फील होगा। हमारा वेट क्या होगा बोलो? वेट का फॉर्मूला होता है मास टाइम्स जो भी आपके पास, जो भी इफेक्टिव जी होगा, जो भी आपके पास इफेक्टिव एक्सेलरेशन लग रहा होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे अर्थ का ही एक्सेलरेशन लग रहा है, मार्स का एक्सेलरेशन यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो होगा। हमें अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, मार्स भी कर रहा है, पर मार्स बहुत दूर है। तो मेरा वेट क्या होगा अर्थ की सरफेस पे, एट सरफेस ऑफ अर्थ, एट सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस पे मेरा वेट क्या होगा? आप बोलोगे सर सिंपली एमजी कितना हो जाएगा? मास है 60 और जी की वैल्यू है 10, 600 न्यूटन, राइट, 600 न्यूटन होना चाहिए। अच्छा अब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, अब बताओ क्या होगा, ठीक है ना। तुम बैठ गए मेरे साथ सर, सैटेलाइट में बैठ गए मेरे साथ और निकल पड़े आगे, है ना। अब तुम जब बीच में कहीं पहुंचोगे तो ऐसा टाइम जरूर आएगा या फिर ऐसा डिस्टेंस जरूर आएगा जहां पे नेट वेट जीरो हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो इसकी फील्ड जीरो होती है, पढ़ा था ना हम लोगों ने। अरे पता है ना आपको, यहां से x1 डिस्टेंस और यहां से x2 डिस्टेंस, एक डिस्टेंस तो ऐसा आएगा ना जहां पे अर्थ का फोर्स और मार्स का फोर्स, है ना, जो फोर्स इस पे अर्थ लगा रहा होगा और जो फोर्स इस पे मार्स लगा रहा होगा, दोनों बैलेंस हो जाएंगे। होता है ना, इक्विलिब्रियम आता है ना बीच में, आता है नहीं आता? टू बॉडी सिस्टम में एक जगह तो इक्विलिब्रियम आता है ना, आता है सर। तो यानी कि यहां पे दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगे। यहां पे वेट क्या होगा? यहां पे वेट क्या होगा? W इज इक्वल्स टू ए इफेक्टिव, है ना। ए इफेक्टिव कितना हो जाएगा? जीरो। सर यहां पे वेट हो जाएगा जीरो, यहां पे वेट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मार्स हम पे ज्यादा फोर्स लगाएगा, अर्थ कम लगाएगी, और हम फाइनली कहां पहुंच जाएंगे? मार्स की सरफेस पे। पहले हम अर्थ की सरफेस पे थे, फिर हमारा वेट धीरे 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 कम होगा, क्योंकि हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे अर्थ का फोर्स कम होता जाएगा, मार्स का बढ़ता जाएगा। और रास्ता में ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जब दोनों के फोर्सेस बराबर हो जाएंगे तो हमारा वेट जीरो हो जाएगा। जब दोनों के फोर्सेस बराबर हो जाएंगे तो हमारा वेट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। फिर धीरे धीरे मेरा वेट बढ़ेगा। देखो यहां पहले वेट ज्यादा था, कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ, जीरो हो गया या नहीं हो गया?
फिर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि अब मार्स हम पे ज्यादा फोर्स लगाएगा और अर्थ हम पे कम फोर्स लगाएगी। इस पॉइंट्स के लेफ्ट साइड अर्थ का फोर्स ज्यादा था, इस पॉइंट के राइट साइड मार्स का फोर्स ज्यादा होगा। तो यानी कि अगर हम राइट साइड जाएंगे हमें मार्स ज्यादा फोर्स लगाएगा, अर्थ कम। तो यानी कि जब हम मार्स की सरफेस पे पहुंच जाएंगे तो अर्थ का कोई इफेक्ट नहीं होगा। जब मैं मार्स की सरफेस पे पहुंच जाऊंगा तो मैं कहूंगा अर्थ कहां फोर्स लगा रहा है मेरे पे, क्योंकि हम उससे काफी दूर जा चुके होंगे। तो डेफिनेटली यहां पे अगर आप पैटर्न सोचो, वेट का पैटर्न कैसा हुआ है आप सोचो। सर वेट पहले था 600 न्यूटन, कितना था? 600 न्यूटन। फिर धीरे 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 कम हुआ और जीरो हो गया, धीरे 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 कम हुआ और जीरो हो गया, और उसके बाद फिर से बढ़ने लगा। फिर मार्स का वेट लग रहा है ना, फिर बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा, और मार्स पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है? ये रहा सरफेस पे इतना। मार्स की सरफेस पे कितना हो जाएगा? 240, है ना। मार्स की सरफेस पे कितना हो जाएगा? यहां पे कितना हो जाएगा? m इंटू जो भी एक्सेलरेशन मार्स की सरफेस पे है, जो भी एक्सेलरेशन मार्स की सरफेस पे है, यानी कि 60 इंटू 4 यानी कि 240 न्यूटन। तो फाइनली मेरा वेट हो जाएगा 240 न्यूटन। तो यहां पे इसलिए यहां पे क्या लिखा हो जाएगा? 240। तो आप देख सकते हो इनमें से कौन सा ग्राफ है, ए बी सी या डी? डेफिनेटली सी है। दिख रहा है ना आप लोगों को सी वाला ग्राफ? अरे दिख रहा है सी वाला ग्राफ? ये देखो ना, ये सी वाले ग्राफ को देखो ना ध्यान से, यही तो बनाया हुआ इसने। ये सी वाला ग्राफ सही है ना? देखो ध्यान से, इसी ग्राफ को हम लोगों को पूछ रहा था वो। जल्दी से मुझे बताओ, ये समझ में आ गया तुम लोगों को? समझ में आया क्वेश्चन? सबको क्लियर हो गया है? पक्का? देख लो, जल्दी बताओ फटाफट। अरे शाम भी हैप्पी बर्थडे बेटा, तेरा केक हम लोग मार्स पे जाके काटे तो ज्यादा मजा नहीं आएगा। पहले क्वेश्चन सॉल्व करो सब, ठीक है? शाम भी का बर्थडे हम मार्स पे मनाएंगे, ठीक है? पहले इस क्वेश्चन को करो, ओके ठीक है? सही है सर। सर फिर अगर हम वहां पे केक, सर अगर हम केक काटेंगे फिर हम शाम्भवी के मुंह पे केक लगाएंगे तो सर फेस कैसे धोएगी वो सर, है ना? कैसे धोएगा भैया वो फेस बंदा? सर पानी है मार्स पे? थोड़ा बहुत तो है, हमने सुना है ना? ठीक है, ओके चलो डन। हाँ भाई। अरे यार अब ये डिस्क पे कहाँ पहुंच गए तुम लोग? कहाँ पहुंच रहे हैं हम लोग? क्या कर रहे हो? ठीक है, ओके। डिस्क की प्रॉब्लम पे कहाँ पहुंच गए तुम? ग्रेविटेशन की प्रॉब्लम पे डाउट पूछो। अगले सवाल पे आओ, चलो अगला क्वेश्चन। द डेप्थ एट विच इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी इज g/4। ठीक है ना? द डेप्थ एट विच इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी इज g/4। चलो बताओ कौन सी डेप्थ पे ऐसा होगा कि इफेक्टिव वैल्यू g/4 होगी? चलो फटाफट बता दो। अगर तुमने इसका आंसर नहीं बताया ना तो बहुत डांट पड़ने वाली है। बहुत आसान सवाल है। किस डेप्थ पे, ऊपर से कितना नीचे चले जाएं? डेप्थ बताओ, चलो बताओ डेप्थ जहां पे एक्सेलरेशन g/4 हो जाए। जल्दी से बता दो, फटाफट बता दो मुझे। तुम्हें पता है ना डेप्थ वाला फॉर्मूला? अरे भाई जानते हो नहीं जानते? डेप्थ वाला फॉर्मूला क्या होता है? g1 - ठीक है d/r। यही तो फॉर्मूला होता है d/r ही। इसकी वैल्यू कितनी चाहिए हमें? g चाहिए। g से g कट जाएगा, कट जाएगा ना g/4, सॉरी g/4 है, g से g कट जाएगा। तो यहां से आ जाएगा 1 - d/re। ये मेरा 1/4 आ गया। तो d/re मेरा कितना आ गया? ठीक है ना, d/re मेरा कितना आ गया? 1 - 1/4 यानी कि 3/4। तो d कितना आ गया? d कितना आ गया? 3/4 re। इतना आसान सवाल था, इतना आसान सवाल था क्या है? 3r/4 सर। सिंपल, सिंपल सवाल, ठीक है ना? सिंपल सा सवाल है, जरा ध्यान से देखो। ठीक है, क्लियर है? हो जाएगा ये वाला सवाल। इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन ग्रेविटी। अरे यार इससे कोई फर्क पड़ता है? अर्थ रोटेट कर रही है, उससे कोई फर्क पड़ता है? अर्थ की ज्योमेट्री से कोई फर्क पड़ता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे? आपको क्या लगता है? पढ़ना चाहिए? भाई साहब फिर से रोटेशन आ गया। ये जिंदगी से जाता ही नहीं है, ये दुख दर्द पीड़ा जिंदगी से जाती नहीं है। ये रोटेशन जिंदगी से कब जाएगा? कब जाएगा बताओ? ये रोटेशन यहां से जाता क्यों नहीं है सर? फिर से आ गया रोटेशन, फिर से। अर्थ के रोटेशन इफेक्ट से क्या होगा हमें ये समझना है। अर्थ रोटेट तो कर रही है, आपको पता है अर्थ रोटेट कर रही है, जानते हो ना? नहीं जानते? पता है तुम्हें अर्थ रोटेट कर रही है? कैसे रोटेट करती है? ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। सूरज कहां से कहां जाता है? ईस्ट टू वेस्ट। तो अर्थ कैसे रोटेट कर रही होगी? वेस्ट टू ईस्ट, है ना? ठीक है ना? अर्थ रोटेट कर रही है। मान लो अर्थ इस तरीके से रोटेट कर रही है, ये उसकी एक्सिस है। इनको क्या कहते हैं? इन लोकेशन को क्या कहते हैं आपको पता है? इसको क्या कहते हैं? पोल्स। नॉर्थ पोल, साउथ पोल। मान लो ये कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल है। और नीचे कौन सा पोल हम लोग मान लेते हैं? साउथ पोल मान लेते हैं। समझ में आ रहा है? नॉर्थ पोल, साउथ पोल। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? ठीक है।
अब मुझे बताओ यहाँ पे अर्थ रोटेट कर रही है तो किसी ओमेगा से रोटेट कर रही है, क्योंकि आपको ओमेगा पता है अर्थ का, कौन बताएगा मुझे? अर्थ रोटेट कर रही है सर, हमें तो ओमेगा पता ही नहीं अर्थ का, किसको पता है ओमेगा? कौन निकालेगा? कैसे निकालेंगे ओमेगा? कैसे निकालते हैं? जल्दी बताओ, बोलो 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 बोलो। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई टाइम पीरियड। अरे अर्थ का टाइम पीरियड जानते हो यार तुम। ओमेगा अगर आपको निकालना पड़ जाए, वैसे जरूरत नहीं है, अगर आपको निकालना पड़ जाए तो टाइम पीरियड अर्थ का कितना होता है? 24 आवर्स। 24 आवर में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकेंड्स, ये हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड, ये आएगा। अरे भाई 2 पाई टाइम पीरियड, ओमेगा ऐसे निकलेगा, अर्थ रोटेट कर रही है, किस ओमेगा से रोटेट कर रही है भाई? ऐसे निकालोगे 2 पाई ओमेगा हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम, 24 आवर 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स। तुम लोग चिट चैट में लग गए हो तो मुझे म्यूट करना ही पड़ेगा, है ना, बातों में लग जाते हो। ध्यान दो यहाँ पे फटाफट, इधर देखो। ओमेगा क्या आएगा? 2 पाई ओमेगा क्या हो जाएगा? 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, 24 इंटू 60 रेडियन पर सेकेंड। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? इस लोकेशन को क्या कहते हैं अपन? इस लोकेशन को क्या कहते हैं? यहाँ ये क्या होता है बोलो? बिल्कुल मिड में, सबसे बड़ा सर्कल जो ये बन रहा है ये मिड में है ना, और जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये एक्सिस, दिस इज द एक्सिस, नॉर्थ साउथ एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर है। इसको क्या बोलते हो आप? इक्वेटर। क्या बोलते हो इस लोकेशन को? आपको याद है ना, इस लोकेशन को क्या बोलते हैं? इक्वेटर कहते हैं, है ना, दिस इज इक्वेटर। समझ में आ रहा है? इक्वेटर ये जो पिंक कलर से बनाया है, दिस इज इक्वेटर। अब आप ध्यान से समझना, अभी तक क्या होता था? अभी तक की कहानी में क्या होता था? हम अर्थ के रोटेशन को कंसीडर नहीं करते थे, हम यहां पे होते थे। अभी तक हम क्या बोलते थे? हम यहां पे हैं, अर्थ के सेंटर से हमें एक फोर्स लग रहा है, ऐसे ही होता था ना, अर्थ के सेंटर से हमें एक फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? mg। तो हम अपने एक्सेलरेशन को क्या बोल देते थे? g। अर्थ की सरफेस में हम अपने एक्सेलरेशन को बोल देते थे g। पर अब रोटेशन इफेक्ट को भी कंसीडर करना है, अब अर्थ के रोटेशन इफेक्ट को भी कंसीडर करना है। मेरी बात सुनना ध्यान से। पहले तो हम अर्थ की सरफेस पे होते थे, हमें यहाँ पे फोर्स लगता था, mg फोर्स लगता था, तो हम बोलते थे मेरा एक्सेलरेशन g हो गया, यही होता था ना। पर अर्थ का रोटेशन भी तो है ना, अर्थ के रोटेशन को भी कंसीडर करना है। समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से? तो सर यहाँ पे जो एक फोर्स लग रहा है वो mg है, यहाँ पे तो डेफिनेटली जो फोर्स लग रहा है आप इसको जी एम अगर ऑब्जेक्ट का मास कितना है? स्मॉल एम है, जी एम डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर कह सकते हो, कह सकते हो ना। अगर आप ध्यान से देखोगे, बोलोगे ना यही फोर्स लग रहा है, लग रहा है या नहीं लग रहा? हाँ सर ये फोर्स लग रहा है, पर अर्थ रोटेट भी कर रही है, और अगर अर्थ रोटेट कर रही है तो इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगाना पड़ेगा। आप ध्यान से समझना, हम इस ऑब्जेक्ट के फ्रेम से बात कर रहे हैं। अर्थ किस रेडियस में रोटेट कर रही है पहले तो ये देखो, अर्थ किस रेडियस में रोटेट कर रही है पहले तो इस पे चर्चा करो। सर अर्थ जो रोटेट कर रही हो, सॉरी ऑब्जेक्ट किस रेडियस पे रोटेट कर रहा है? ऑब्जेक्ट, अर्थ नहीं, ऑब्जेक्ट किस रेडियस पे रोटेट कर रहा है? अगर आप ध्यान से देखोगे ऑब्जेक्ट इस सर्कल में होगा। अरे ध्यान से देखो भाई, पूरी अर्थ ऐसे घूम रही है और आप अर्थ पे यहां बैठे हो, तो ऑब्जेक्ट इस सर्कल में घूम रहा होगा या नहीं घूम रहा होगा? ऑब्जेक्ट बड़े सर्कल में घूम रहा है या छोटे वाले सर्कल में घूम रहा है? जल्दी से बताओ, ऑब्जेक्ट कौन से सर्कल में घूम रहा है? सर छोटे वाले सर्कल में। इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस कौन निकाल के दिखाएगा मुझे? इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस निकालना है, कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे सर एक काम करो, आप बताओ आप कितने एंगल पे हो। मान लो आप कितने एंगल पे हो यहाँ पे, आपने बोला सर यहाँ पे कुछ एंगल बना रहे हैं फाई, इसको लैटिट्यूड बोलते हैं, है ना। कितने एंगल पे? फाई पे। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे ये वाला एंगल भी फाई है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल हो जाएगा फाई। आप देखो ध्यान से, अगर ये वाला एंगल फाई है, आप इक्वेटर से ऊपर चले गए, कितने एंगल पे चले गए? इक्वेटर से कितने ऊपर चले गए आप? फाई एंगल पे। अगर ये एंगल फाई है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? फाई। और ये ऑब्जेक्ट इस सर्कल में रोटेट कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से इस सर्कल में क्या कर रहा होगा? रोटेट कर रहा होगा। तो इसका रेडियस स्मॉल आर निकाल लोगे। ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, ध्यान से देख, ट्राइंगल बन रहा है नहीं बन रहा? यहाँ पे तुम्हें ट्राइंगल नजर आ रहा है, ये देखो ये वाला ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल से निकाल लो, इजिली निकल जाएगा। आपको पता है ये है रेडियस ऑफ अर्थ, ये एंगल है फाई, तो इसका जो रेडियस होगा स्मॉल आर, स्मॉल आर चेक करो, स्मॉल आर कितना होगा? ठीक है, स्मॉल आर को चेक करो, स्मॉल आर कितना होगा यहाँ पे? अगर आप ध्यान से देखोगे ये बन जाएगा आर ई कॉस फाई। जिसको समझ नहीं आया वो जरा यहां ध्यान से देख, इस ट्राइंगल को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। अरे भाई ट्राइंगल में ये साइड रेडियस ऑफ अर्थ है, ऑब्जेक्ट यहां पे है, ये अर्थ का सेंटर है, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ। आपने ये वाला एंगल फाई माना है तो ये वाला एंगल भी फाई होगा, देख ध्यान से डायग्राम में। अरे हाँ सर, और ये रेडियस है जिसमें ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, तो ट्राइंगल देखना ध्यान से, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, तो आर को आर ई कॉस फाई लिखने में क्या दिक्कत है तुम्हें? लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि ये ऑब्जेक्ट इस सर्कल में घूम रहा है और इस सर्कल का रेडियस ये पिंक वाले सर्कल में घूम रहा है और इसका रेडियस है आर ई कॉस फाई।
और इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां लगता है, आउटवर्ड्स। इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां लगेगा, इधर। कितना लगेगा बोलो, एम आर ओमेगा स्क्वायर, इतना लगेगा। कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जो भी इसका रेडियस है, ध्यान से देखो इसका रेडियस कितना है, ये है रेडियस आर है, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब अगर आप ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहे हैं, यहां ध्यान देना, बिल्कुल जहां मैं दिखा रहा हूं यहां ध्यान देना। सर ऑब्जेक्ट पे एक तो फोर्स इधर लग रहा है ये, और एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है सर ये बाहर की तरफ। हमें नेट रिजल्टेंट चाहिए टुवर्ड्स द सेंटर, तो आप इसका एक कंपोनेंट लो, ध्यान से देखो, इसका एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ये एंगल अगर फाई है तो ये वाला एंगल भी फाई होगा, तो यहां पे जो इसका कंपोनेंट होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये कौन सा फोर्स है, अगर आप ध्यान से देखोगे सर ये सेंट्रीफ्यूगल है, हम ऑब्जेक्ट के फ्रेम से देख रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑब्जेक्ट के फ्रेम से देख रहे हैं, तो यहां से सर इसका एक कंपोनेंट होगा इधर, और ये कितना हो जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर और कॉस फाई, कितना हो जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस फाई। अब आप नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर देखो, नेट फोर्स सेंटर की तरफ कितना है, नेट फोर्स सेंटर की तरफ कितना है सर, एक फोर्स ये है, अब ये एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया। अगर अर्थ रोटेट नहीं करती तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होता, और इसका यहां पे कोई कंपोनेंट नहीं होता। मेरी बात सुनो भाई, अगर हम यहां पे बैठे हैं, अर्थ रोटेट नहीं कर रही, आप सोचो यहां पे बैठे हो और अर्थ रोटेट नहीं कर रही, तो सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लगता था ये, और इससे हम लोग अपनी एक्सेलरेशन को कहते थे स्मॉल जी। बट अब एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अर्थ के रोटेशन के कारण, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेशन कर रहा है, उसका फ्रेम नॉन इनर्शियल होता है, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इधर, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक कंपोनेंट होगा इधर। अब जो नेट फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा वो दिस फोर्स माइनस दिस होगा। नेट फोर्स पे जरा ध्यान देना, अब जो नेट फोर्स होगा सेंटर की तरफ, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, वो कितना है, चलो मुझे कैलकुलेट करके बताओ, टुवर्ड्स द सेंटर अब नेट फोर्स कितना है। बस आप ये याद रखो सर, अर्थ के रोटेशन की वजह से ये एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया, वरना ये फोर्स पहले नहीं था। तो अब नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर कितना हो गया सर, जो पहले फोर्स था, पहले फोर्स कितना था, जी एम एम डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर, है ना, और माइनस, चाहे तो आप इसको एमजी भी कह सकते हो, इसी फोर्स को आप एमजी भी कह सकते हो भाई, यही फोर्स एमजी होता है ना, तो आप चाहो तो इसको सीधा लिख दो एमजी, और माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस फाई, ठीक है ना, या फिर आप इसको प्रॉपर लिखो एमजी माइनस एम, और आर को क्या लिख सकते हैं, आर ई कॉस फाई, आर को लिखते हैं आर ई, और कॉस फाई, कॉस फाई, और यहां पे पहले से कॉस फाई था तो कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा। अरे बाबू देख, आर कॉस फाई है और आर को क्या लिखा है तुमने, आर ई कॉस फाई, तो एक कॉस फाई पहले था, कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा यहां पे। और ये नेट फोर्स है, नेट फोर्स को मानते हैं मास इनटू जो भी नेट एक्सेलरेशन है, तो यहां से एम और एम क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो जो नेट एक्सेलरेशन है वो कितना बन गया, देख, जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर और कॉस स्क्वायर फाई, ये आ गया। देखो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्रूशियल है, नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये आ गया। अब जो सेंटर की तरफ आपका एक्सेलरेशन है वो जी नहीं है, अगर आप ओमेगा को भूल जाओ, मान लो अर्थ रोटेट नहीं कर रही, तो आपका एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ जी हो जाएगा, पर क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है, तो यहां पे एक्सेलरेशन अब जी नहीं है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई बन गया। कितना बन गया, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। ध्यान से देख लो इस फॉर्मूले को, समझ लो अच्छे से, डेरिवेशन में 2 या 3 बार बोल चुका हूं, अगर सुन नहीं रहे हो तो समझ कभी भी नहीं आएगी। मैंने बोला आप यहां पे हो और आप इस छोटे वाले सर्कल में अर्थ के साथ रोटेट कर रहे हो, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, और किस रेडियस में आप घूम रहे हो, ये स्मॉल आर में घूम रहे हो। ये रेडियस कैसे निकाला, मैंने ट्राइंगल से समझाया, ये अर्थ का रेडियस है, ये आपका रेडियस है जिसमें ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, आर कॉस फाई से आ जाएगा, ठीक है ना, और आर की जगह हम यहाँ पे ये आर ई कॉस फाई डाल देंगे। अब आपका एक कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, आप नेट फोर्स देख लो टुवर्ड्स द सेंटर कितना है, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर जो है वही हम लोगों को चाहिए, वहीं से एक्सेलरेशन आएगा। नेट फोर्स बाय मास करोगे तो एक्सेलरेशन आता है ना, नेट फोर्स मास होता है ना, तो नेट फोर्स बाय मास करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा ना। जल्दी से बताओ, ये फॉर्मूला समझ में आ गया, चमक गया ये फॉर्मूला, याद रखोगे। अब आप मुझे यहां पे 2 जगह चर्चा करके बताओ, आप लोग मुझे सबसे पहले बताओ, एट पोल्स आप क्या फील करोगे और एट इक्वेटर क्या फील करोगे, 2 जगह चर्चा करनी है हमें। एट इक्वेटर, चलो अब सबका ध्यान यहां होना चाहिए, जो मुझे बात करता हुआ नजर आ गया ना भाई साहब, आज मैं ब्लॉक कराऊंगा पक्का, फिर मत कहना सर मुझे अनब्लॉक कराओ, पक्का देख लो, तुम्हें पता है मेरा दिल बड़ा कोमल सा है, सर को तो मैसेज करेंगे सर अनब्लॉक करा देंगे, पर आज नहीं कराऊंगा। अगर मुझे कोई चैट करता हुआ दिख गया जो मुझसे बात नहीं कर रहा और आपस में बात कर रहा है,
काहे भाई, हम इतनी मेहनत करके आ रहे हैं यहाँ पे, तुमसे क्वेश्चन करा रहे हैं और तुम बात ही नहीं करोगे हमसे, ऐसे थोड़ी ना होता है। अब रिप्लाई करो, मुझे बताओ पोल पे ये एंगल कितना होगा और इक्वेटर पे कितना होगा। ये एंगल देखो ध्यान से, ये फाई एंगल देखो, फाई एंगल, फाई कहां से एंगल है, आप देखो इक्वेटर से एंगल है। इक्वेटर पे ये एंगल कितना है, देखो ये फाई एंगल इक्वेटर पे कितना हो जाएगा, 0। फाई एंगल, अरे फाई लैटिट्यूड होता है ना भाई, पढ़ा है ज्योग्राफी में, ये फाई लैटिट्यूड एंगल है, इक्वेटर पे कितना हो जाएगा 0, और पोल्स पे कितना हो जाएगा 90 डिग्री। चाहे आप यहां चले जाओ चाहे नीचे चले जाओ, दोनों जगह कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यानी कि फाई की वैल्यू आपको देखने में पता चल रही है, सर फाई की वैल्यू यहां पे 0 है फॉर इक्वेटर, इक्वेटर पे फाई हमें 0 मिलेगा, और पोल्स पे हमें फाई कितना मिलेगा 90 डिग्री, पाई बाय टू या फिर 90 डिग्री, चाहे यहां देख लो चाहे यहां देख लो, यहां इसकी वैल्यू पाई बाय टू है। तो अब मुझे बताओ जी की वैल्यू, नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा पोल्स पे कितना हो जाएगा, जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर और कोस स्क्वायर 90 डिग्री या पाई बाय टू, कोस 90 0 होता है, अरे ये तो जी आ गया, तो एक्सेलरेशन तो फिर से जी आ गया। पोल्स पे रोटेशन इफेक्ट आया ही नहीं, मतलब अर्थ के रोटेट होने का कोई फर्क नहीं पड़ा, पोल्स पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि अर्थ रोटेट कर रही है या नहीं। ऐसा इसलिए भी हो रहा है बेटा क्योंकि आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो आपका रेडियस छोटा हो रहा है। यहाँ पे रेडियस आपका कितना है आरी, आप ऊपर जाओगे रेडियस छोटा हो जाएगा, ऊपर जाओगे रेडियस और छोटा हो जाएगा, यहां जाओगे रेडियस और छोटा हो जाएगा। पोल पे आपका रेडियस 0 है, यानी कि यहाँ पे कोई रोटेशनल इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल्स पे स्मॉल जी है, और इक्वेटर पे सबसे ज्यादा इफेक्ट मिलेगा, तो इसको आप बोल सकते हो मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ठीक है ना। यहां पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मैक्सिमम है, और इक्वेटर पे अगर आप ध्यान से जाओगे तो इक्वेटर पे क्या हो जाएगा, ए नेट इज इक्वल्स टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर और कोस स्क्वायर 0 डिग्री, यानी कि यहां से आ जाएगा जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर, यानी कि इक्वेटर पे सर इसका इफेक्ट आएगा, इक्वेटर पे इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इक्वेटर पे आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा, आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे बढ़ेगा, जैसे जैसे नीचे जाओगे आपका एक्सेलरेशन बढ़ेगा, घटेगा, सॉरी, ऊपर जाओगे तो एक्सेलरेशन घटेगा, नीचे जाओगे फिर से घटेगा। जैसे जैसे आप पोल पे जाओगे, पोल पे अगर आप ध्यान से जाओगे, अरे क्या बोल रहा हूं मैं, रुको, पोल पे मैक्सिमम है, यहां पे मिनिमम है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे बढ़ेगा और नीचे जाओगे बढ़ेगा। रुक जाओ, लेट अस रीफ्रेज माय सेंटेंस, ठीक है, कभी कभी ना हम भी जल्दबाजी में गलत बोल देते हैं, तो लेट मी जस्ट रीफ्रेज माय सेंटेंस। मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया कि इक्वेटर पे हमारा जी कैसा है, मिनिमम है, इक्वेटर पे मेरा एक्सेलरेशन कैसा है, मिनिमम है, कितना है, जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे, अभी यहां पे फाई कितना था हमारा 0 डिग्री, आप ऊपर जा रहे हो आपका फाई बढ़ रहा है, ऊपर जा रहे हो आपका फाई बढ़ रहा है, और जैसे यहां पे चले जाओगे फाई हो जाएगा 90 डिग्री। यहां पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, यहां पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, तो आप ऊपर जा रहे हो तो आपका ए क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है आप देख सकते हो, इंक्रीज कर रहा है। आप नीचे जाओगे तो भी सेम ही चीज है, क्योंकि यहां पे भी फाई कितना है मेरा 90 डिग्री, पोल्स पे फाई मेरा 90 डिग्री है, तो यहां पे भी मेरा एक्सेलरेशन जी है, मतलब मैक्सिमम है, यहां पे भी मेरा मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, तो यहां पे भी आप जाओगे तो एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा। सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां पे आ रहा है, मैक्सिमम इफेक्ट, सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां आ रहा है अर्थ के रोटेशन का, इक्वेटर पे। सबसे ज्यादा इफेक्ट आप कहां नोट कर रहे हो, इक्वेटर पे। सबसे कम इफेक्ट कहां आ रहा है, पोल्स पे। पोल्स पे कोई इफेक्ट ही नहीं है, नो इफेक्ट ऑफ रोटेशन, नो इफेक्ट ऑफ रोटेशन, ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से, ओके। सो यहां याद रखना आप लोगों को, सिंपल सी बात है, यहां पे इस फॉर्मूले से भी आप देख सकते हो, इक्वेटर पे सबसे कम एक्सेलरेशन हो जाएगा, यानी कि रोटेशन इफेक्टिव इज मैक्सिमम एट इक्वेटर। आप बोल सकते हो रोटेशन इफेक्ट हो सकता है एजर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आ जाए, इफेक्ट ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम, कहां पे सबसे ज्यादा आपको कहां नोटिस होता है, मैक्सिमम नोटिस्ड एट इक्वेटर, इक्वेटर पे ये सबसे ज्यादा नोटिस होता है, एंड देयर इज नो इफेक्ट ऑन पोल, एंड देयर इज नो इफेक्ट ऑन पोल्स, पोल्स पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो पोल पे एक्सेलरेशन अभी भी जी है, ठीक है ना।
यहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ही है। और जैसे जैसे आप इक्वेटर की तरफ आओगे तो एक्सेलरेशन आपका घटना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे ज्यादा रोटेशन इफेक्ट कहां पे नोटिस होता है? इक्वेटर पे नोटिस होता है, ठीक है ना। पोल पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, इफेक्ट नहीं। कंफ्यूज मत हो ना, दोनों बातें अलग है भाई। अबे दोनों बातें अलग है। हम यहां पे ये कह रहे हैं अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट मैक्सिमम कहां पे आपको नोटिस हो रहा है? इक्वेटर पे, क्योंकि इक्वेटर पे एक्सेलरेशन मिनिमम हो गया, वहां पे सबसे कम हो गया एक्सेलरेशन। वहां पे अर्थ के रोटेशन के कारण एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा घट गया है। तो सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ा? इफेक्ट का मतलब है सबसे ज्यादा फर्क कहां पड़ा? इक्वेटर पे पड़ा। अर्थ के रोटेशन का सबसे ज्यादा फर्क किसको पता चला? इक्वेटर पे। पोल्स वालों को तो पता ही नहीं चला कि अर्थ रोटेट कर रही है, वहां पे तो एक्सेलरेशन अभी भी जी है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से? याद रखोगे भाई? पक्का बता दो, याद रखोगे? अच्छा, शेप ऑफ द अर्थ ऑल्सो इफेक्ट्स। थोड़ी सी जो अर्थ की शेप है वो भी इफेक्ट करती है। शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ कैसी है अगर हम ध्यान से देखेंगे? हम स्फेरिकल मान के चलते हैं, बट वो एग्जैक्ट स्फेरिकल नहीं है। अगर आप अर्थ की शेप की बात करोगे ना, तो अर्थ की शेप कुछ इस तरीके से है, नॉट स्फेरिकल, थोड़ी सी ऐसे। अब मैंने थोड़ी सी ज्यादा एग्जैचुरेट कर दी, ज्यादा दबा दिया इसको, थोड़ी इलिप्टिकल जैसी आपको इलिप्सॉइड सी दिखेगी, बट अर्थ की शेप एग्जैक्टली स्फीयर नहीं है, नॉट एग्जैक्ट स्फीयर। अगर आप रियलिटी में देखोगे तो इक्वेटर की दूरी ज्यादा है ना, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, इसको आप R1 कह सकते हो, और ये वाला रेडियस R2। तो आप देख सकते हो R1 इज ग्रेटर देन R2, ठीक है ना। जो शेप ऑफ अर्थ है, इट इज नॉट परफेक्ट स्फीयर, इट इज नॉट परफेक्ट स्फीयर, परफेक्ट स्फीयर नहीं है भाई। तो इस कारण भी ऐसा होता है, इसके कारण भी ऐसा होता है कि सर यहां पे आपकी सेंटर से दूरी ज्यादा है और यहां पे सेंटर से दूरी कम है ना। यहां पे सेंटर से दूरी ज्यादा है, या सेंटर से दूरी कम है, और एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। इसलिए यहां पे एक्सेलरेशन अगर A1 है, यहां पे एक्सेलरेशन A2 है, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, और एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर से, जो सेंटर से डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से। तो यानी कि इसलिए आप कह सकते हो यहां पे A2 इज ग्रेटर देन A1। तो उसकी शेप के कारण भी, बिकॉज ऑफ द शेप, जो शेप है अर्थ की वो भी परफेक्टली स्फीयर नहीं है, उसके कारण भी आप कह सकते हो एक्सेलरेशन जो है यहां पे ज्यादा है, क्योंकि ये सेंटर के ज्यादा करीब है, ये सेंटर से दूर है। इस कारण भी आप कह सकते हो कि सर यहां पे जो एक्सेलरेशन होगा वो ज्यादा पे हमारा पोल पे होगा और इक्वेटर पे कम होगा। चाहे आप रोटेशन इफेक्ट से देखो, चाहे शेप से देखो, दोनों ही ये बात कहते हैं। शेप और रोटेशन इफेक्ट दोनों यही कहते हैं एक्सेलरेशन ज्यादा कहां होना चाहिए? बोलो, एक्सेलरेशन ज्यादा होना चाहिए कहां पे? पोल्स पे। मतलब एक्सेलरेशन एट पोल्स शुड बी ग्रेटर देन एक्सेलरेशन एट इक्वेटर। दोनों इफेक्ट यही बता रहे हैं। याद रखोगे? हो सकता है ऐसा कोई सवाल आपसे पूछ ले। तो आई होप यहां पे AK-47 हो गया, सारी चीजें क्लियर हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आपको पढ़ाया ना बेटा, ऐसी मैंने बोला था ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड से जैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही है, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा फील देता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में और भी बहुत सारी डेरिवेशंस होती हैं, इनफाइनाइट वायर वाली भी होती है, एक आर्क वाली भी होती है। तो मैं उन सारे फॉर्मूलाज को लास्ट में लिखवाऊंगा, जो ग्रेविटेशन में बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बिल्कुल लास्ट में लिखवाऊंगा, जो टॉप प्रायोरिटी पे रहेंगे। मैं इन टॉपिक्स को बीच में नहीं करा रहा, क्योंकि ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमें पहले क्या रिवाइज करना है, बाद में क्या करना है। तो कुछ फॉर्मुलाज और हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज होते हैं जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं, पर ग्रेविटी में भी बनाए जा सकते हैं, पर वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऐसा डायरेक्टली हमारे सिलेबस में नहीं लिखा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा लिखा नहीं है। पर हमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि भैया लेवल बढ़ता जा रहा है। तो मैं जरूर उन क्वेश्चंस को, उन फॉर्मुलाज को आपको जरूर लिखवा दूंगा, बट बिल्कुल लास्ट में। अभी क्यों नहीं? अभी इसलिए क्योंकि अगर आपने अभी देखा तो आप इन्हीं को याद करने लगोगे, और वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं पहले हम उन पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है? ओके, डन, क्लियर। अभी से टीचर्स डे की शुभकामनाएं काहे दे रहे हो भाई? कल मिलेंगे ना, कल करना अच्छे से विश करना, ठीक है। कल कौन मेरे लिए गाना गाएगा बढ़िया सा? सारा टाइम सर से गाने गवाते रहते हैं। कल तो तुसी मेरे लिए कोई गाना गा के लाना, कोई लिख के लाना, चलो जी, कोई बढ़िया जा गाना, ठीक है। चलो, कोई बात नहीं यार, तुम लोग इतने प्यारे प्यारे खजूर मुझे मिले, मुझे और क्या चाहिए भाई। जिस टीचर को अच्छे स्टूडेंट मिल जाए ना, उसकी लाइफ में और कुछ नहीं होता है भाई। देखो हमारा, देखो सीधी सी बात है, देखो मेरा काम ही क्या, पढ़ाना मेरा काम है। अगर मुझे अच्छे बच्चे मिल जाते हैं तो बस मुझे अच्छा लगता है, साल बहुत बहुत स्मूथली कटता है, ऐसा लगता है मजा आ गया यार, बच्चों को कुछ पढ़ाया, उनका कहीं सिलेक्शन हो गया, उनकी लाइफ में मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन रहा, बस यही तो चाहिए। और टीचर को क्या चाहिए? हमें और किस चीज से खुशी मिलती है? देखो आप जो करते हो आपको उसी से तो खुशी मिलती है। मेरा सारा दिन क्या काम है? पढ़ाते रहना।
और अगर आप प्यारे प्यारे खजूर मिल जाएंगे, प्यारी प्यारी बातें करेंगे, प्यारी प्यारी आप पे गप्पा मारा करेंगे, सॉल्व करेंगे, सारी चीजें करेंगे, तो बस यही चाहिए ना लाइफ में, और क्या चाहिए भाई, बस और क्या चाहिए, दिल अपना खुश हो जाता है। हाँ बट तुम पढ़ाई नहीं करते हो तो दिल को दुख होता है यार, मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये पढ़ाई करनी कर रहे, गप्पे मार रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ी सी बातें चिट चैट कम, थोड़ा सा ध्यान ज्यादा बोर्ड पे रखा करो। ओके, नहीं तो बार बार आपको म्यूट करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। अच्छा कल वीडियो कॉल करूं, कल वीडियो कॉल करेंगे। अच्छा कल वीडियो कॉल करेंगे, कल छुट्टी नहीं है भाई, कल छुट्टी नहीं है। क्यों छुट्टी करा रहे हो, कल कल मिलेंगे भाई। किसने कहा कल छुट्टी है, बिल्कुल छुट्टी नहीं है, कल क्लास है भाई अपनी, सवेरे सवेरे आ जाऊंगा मैं आपके सामने फिर से, ठीक है। छुट्टी नहीं है, अरे भाई किसने कहा कल छुट्टी है, कल कोई छुट्टी नहीं है भाई। ऐसे कोई नोटिस वोटिस मेरे पास तो नहीं आया छुट्टी का, अभी तक तो फिलहाल नहीं आया, आगे आ जाए तो अलग बात है। ईद की कह रहे हो छुट्टी, ओहो, बट अभी तो मेरे पास ऐसा कोई नोटिस आया नहीं है बच्चे, आता तो मैं कर देता, पर मैंने तो गणेश चतुर्थी वाले दिन भी पढ़ाया था। कल नहीं है भाई, तुम्हारे उसमें छुट्टी लिखी हुई है क्या, तुम्हारे प्लानर में छुट्टी लिखी है क्या, नहीं है मेरे ख्याल से तो कोई छुट्टी नहीं लिखी है प्लानर में। कल गाना सुनाएंगे, अच्छा मैं ही सुनाऊंगा ना अभी। ऋत्विका मैंने उसमें समझाया था, 2 बार कोस आया था, एक बार एम आर ओमेगा स्क्वायर का कॉम्पोनेंट लिया था तो कोस आया था, और स्मॉल आर को आर कोस फाई लिखा था, इसलिए 2 बार कोस आए थे, इसलिए कोस स्क्वायर फाई हो गया था बेटा वहां पे, ठीक है। सर एम जी की जगह एम ग्रेविटेशन, अरे ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो एम जी होता है भाई, क्या हो गया है शाकिर, ओ भाई क्या हो गया तुझे, भूल गए, ये देखो ये होती है, केयरलेस हो जाते हैं सर। अरे भाई ये दोनों सेम ही तो चीज है, जी की वैल्यू तो जी एम बाई आर स्क्वायर है, ये रहा स्मॉल एम, ये रहा ग्रेविटेशन फोर्स जी एम बाई आर स्क्वायर, जी एम बाई आर स्क्वायर को तो स्मॉल जी लिखते हैं, भूल गए, क्या हो गया भाई, कितने खोए हुए हो ख्याल है, रिंग के सपने तो नहीं देख रहे हो कि इतनी छोटी छोटी बातें भूल जाते हो भाई, क्या हो गया भाई, समझ में आ गया शाकिर, क्लियर है तेरा। सर कॉस फाई का स्क्वायर कहां से आया, ये देखो कॉस स्क्वायर का फाई कहां से आया, प्रिया पूछ रही है, अरे भाई 2 बार कॉस था, एक बार एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस फाई, और एक बार स्मॉल आर को आर कॉस फाई लिखा था, बताया भी था, फिर वही सवाल, ठीक है ना, फिर से वही सवाल, एम कॉमन लेके मास कट जाएगा, करके देखा करो, तुम लिखते नहीं हो भाई, तुम पूछते ज्यादा हो लिखते कम हो, यही दिक्कत है, इसलिए तो समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। अरे डेरिवेशन में काफी सारी चीजें पहले बता देता हूं मैं, सर ये एम कैसे कट गया भाई, ये एम, अब एक तुम्हारा लॉजिक है, एक एम से एम काट दो ये बच जाएगा, अरे भाई इनमें से पहले एम कॉमन लिया जाएगा, फिर एम से एम काटा जाएगा, ऐसे एम कटता है, या तो तू इस एम को डिवाइड कर दे, इधर भी तो कट जाएगा। अरे तुम्हारे लॉजिक बड़े अच्छे चल रहे हैं आजकल, क्या कर रहे हो, ऐसे सवाल मत पूछो भाई। चलो आ जाओ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्या हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पहले पढ़ा है, वर्क पर एनर्जी में पढ़ा है, चलो बताओ यस और नो, जल्दी से कौन बताएगा, क्या हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है, वर्क पर एनर्जी में पढ़ा है या नहीं पढ़ा, चलो बताओ मुझे, क्या हमने वर्क पर एनर्जी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है, जल्दी से जो मैं पूछ रहा हूं उसका रिप्लाई करो, पढ़ा है ना, पढ़ा है ना सर, फिर क्यों पढ़ा रहे हो दोबारा, फिर क्यों पढ़ा रहे हो सर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ चुके हैं सर, वर्क पर एनर्जी में आप काहे दोबारा पढ़ा रहे हो, हमारा टाइम खोटी कर रहे हो सर, टाइम खराब कर रहा हूं मैं, नहीं कर रहा भाई। इससे पहले जब हम बोलते थे ऑब्जेक्ट यहां से यहां जा रहा है ना, हम कहते थे ए से बी जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, सर ए पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो सर बी पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एमजीएच, यही पढ़ा था हम लोगों ने पहले, कि सर हम किसी हाइट पे जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, पढ़े थे ना हमने, सर यूबी माइनस यू एमजीएच हो जाएगा, ये पढ़ा था हम लोगों ने, हाँ या ना, ओ याद आ रहा है कुछ तेरे को गजनी खजूर, याद आ रहा है, हाँ। पर इस कॉन्सेप्ट में गड़बड़ थी, इस कॉन्सेप्ट में क्या गड़बड़ थी आप बताओ मुझे, मैं दोबारा से पढ़ा रहा हूं तो कोई तो गड़बड़ होगी, सर मैंने एमजीएच लिख दिया, कोई गड़बड़ है इस कॉन्सेप्ट में, क्या गड़बड़ है बताओ, गड़बड़ पहचानो, क्या गड़बड़ है इस कॉन्सेप्ट में, इस कॉन्सेप्ट में हाइट बहुत छोटी थी, इस कॉन्सेप्ट में एच बहुत 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 छोटा था, छोटा था, यानी कि H was very 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 small, बहुत छोटा था, कि मैंने G को, सो G was constant, तो हमने G को क्या किया था, एज्यूम किया था कांस्टेंट, G को एज्यूम क्या किया था, कांस्टेंट, हर हाइट पे G की वैल्यू चेंज नहीं करते थे, बट अब आपको पता है हालात जज्बात पलट चुके हैं, अब हालात जज्बात पलट चुके हैं सर, अब G भी चेंज होता है सर, ठीक है ना, वो कहते हैं ना जब थोड़ा सा घबराहट होती है, सर मेरा जी घबरा रहा है,
यहां इसका जी घबरा रहा है, अब जी बदल रहा है सर, जी चेंज हो रहा है सर, इसका स्मॉल जी बदल रहा है सर, ठीक है। अब हाइट बढ़ रही है, अब जी घबरा रहा है भाई, जी चेंज हो रहा है भाई, अब स्मॉल जी यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ऐसे याद रखो भाई, जी एज्यूम कर रखा था हम लोगों ने कांस्टेंट है, जी वॉज एज्यूम्ड एज, जी वॉज कांस्टेंट, ये हम लोगों ने एजम्पशन ले रखी थी, ये एज्यूम कर रखा था, पर अब नहीं है, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब हमें जी को कांस्टेंट नहीं रखना है, अब हमें जी का भी वेरिएशन देखना है। बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से, जी भी चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से, अब जी नहीं घबराएगा ठीक है। चलो, gravitational potential energy is the energy possessed by acquired by an object due to the change in its position when it present in a gravitational field। अब थोड़ा सा बदलाव, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा क्या होगा सर, यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा डेरिवेशन करेंगे, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से आप डिराइव कर सकते हो। डेरिवेशन में क्या करना है सर, यहाँ पे एक मास रख लेना है, इस मास को m1 कह देना है सर, यहाँ पे एक मास रख देना, चलो इस मास को एक काम करो सर, इस मास को m कह दो सर, यहाँ पे एक दूसरा मास रख लो सर, इस मास को m0 कह दो, है ना, इस मास को क्या बोल दो, m0 कह दो सर। इन दोनों के बीच में कुछ दूरी ले लो, कितनी दूरी ले लूं, चलो बताओ कितनी दूरी ले लूं सर, इसके बीच में कुछ दूरी ले लो, मान लो सर इसके बीच में कुछ डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, मान लो r है, कितना डिस्टेंस है, मान लो, बोलो r है, ठीक है ना, यहाँ पे r है। या फिर एक काम करो, यहाँ पे इस डिस्टेंस को आपने बोल दिया लेटस से सर r1 है, और इस ऑब्जेक्ट को, इसको फिक्स कर लो, एक को फिक्स कर लो, एक को मूव कर लेना, इसको फिक्स कर रहे हैं और इसको मूव कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको मूव कर लेते हैं, इसको ले जाते हैं मूव करके कहां पे सर, इसको नई लोकेशन पे ले जाते हैं सर, इसको यहां पे ले जाते हैं, ठीक है ना। अब m0 को यहां ले गए, ये पहली लोकेशन थी, ये दूसरी लोकेशन है ना, लोकेशन 1 से लोकेशन 2 पे ले गए, कितनी दूरी पे ले गए, पहले इसकी दूरी r1 थी, ठीक है ना। अब हम इसको कहां ले गए सर, थोड़ा दूर ले गए, कहां पे ले गए सर, इसको हम m0 को कहां ले गए, नई लोकेशन पे ले गए हैं सर। अब इसका जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो गया होगा, इसका डिस्टेंस बढ़ गया होगा, पहले डिस्टेंस r1 था, अब ये जो डिस्टेंस है वो कितना हो चुका है, r2 हो चुका है। पहले डिस्टेंस मेरा यहां से लेके यहां तक r1 था, और अब मेरा डिस्टेंस कितना हो चुका है, आप देख सकते हो r2 हो चुका है। डिस्टेंस इनके बीच का बढ़ गया है, देख रहे हो ध्यान से, डिस्टेंस अब इनके बीच का बढ़ गया है यार, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस अब इनके बीच का बढ़ चुका है ना। अब मुझे बताओ, अब इससे हम क्या कर सकते हैं, जब इनके बीच में डिस्टेंस r1 था, तब इनकी पोटेंशियल एनर्जी हम मान लेते हैं u1। अच्छा बताओ u1 क्या है, u1 क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जब डिस्टेंस कितना है r1, पोटेंशियल एनर्जी व्हेन डिस्टेंस इज r1, जब इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, बोलो r1। और u2 क्या होगा, चलो u2 क्या होगा, इसी तरीके से बताओ, u2 क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जब डिस्टेंस कितना होगा इनके बीच में, बोलो पोटेंशियल एनर्जी जब इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, जब डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज r2, कर सकते हैं ना भाई, तब डिस्टेंस इनके बीच में r2 हो जाएगा, इजी। अब सर हमें क्या करना है, हमने ना एक थ्योरम पढ़ी थी, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही मासूम सी, वो थ्योरम क्या थी, दैट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू, क्या होता है भाई बताना जरा मुझे, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, बोलो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सही लिख रहा हूं मैं, या माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, आप बताओ, मेरे को नहीं याद, आप बताओ। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर आप इसको लिख सकते हो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। याद है आप लोगों को, किस इसको याद है, मुझे तो याद है कि आपको याद है, इसी का यूज करेंगे भाई, इसी थ्योरम का यूज करेंगे, इसी थ्योरम का अपन इस्तेमाल करने वाले, बात समझ में आ गई, इसी थ्योरम को यूज करेंगे, इसी थ्योरम का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यानी कि सर इस थ्योरम को यूज करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, इस थ्योरम को यूज कर लेते हैं। कैसे करेंगे, चलो इस थ्योरम का इस्तेमाल अभी देखते हैं, इस थ्योरम को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, इस थ्योरम को यहाँ पे लगाते हैं, ये चीज मिटा देता हूं मैं, जो खामा ये स्पेस यहाँ पे घेर रहा है, ठीक है ना, ये जो स्पेस घेर रहा है यहाँ पे, इसको हटा देता हूं। मैंने वैसे दोबारा कॉपी पेस्ट कर रखा है, ये स्लाइड पीछे है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, और अब इस थ्योरम को यहाँ पे यूज करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। अब इस थ्योरम को यहाँ पे यूज करता हूँ, कैसे करेंगे, वर्क डन निकालेंगे कैसे, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बोलो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी ऐसे वर्क डन करेंगे, यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स कांस्टेंट नहीं है ना भाई, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, आप कहोगे सर एक काम करो, इन दोनों मासेस में कोई डिस्टेंस ले लो, कितना डिस्टेंस ले लो, r, और यहां पे इसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दे दो, कितना डिस्प्लेसमेंट दे दो, राइट साइड dr, कितना डिस्प्लेसमेंट दे दो राइट साइड, बोलो dr। क्या करा, सुन रहे हो,
अरे भाई सुन रहे हो मेरी बात, ध्यान से सुनो। तुम्हें इस मास को यहां से यहां ले जाना है, तो तुम क्या करो, इसको पहले r डिस्टेंस पे ले जाओ और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कर लो, छोटू सा डिस्प्लेसमेंट कर लो। r डिस्टेंस पे इनके बीच में फोर्स कितना है, r डिस्टेंस जब होगा तो इनके बीच में फोर्स कितना होगा, Gm और डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। कहां पे लग रहा होगा ग्रेविटेशन फोर्स, राइट साइड। ग्रेविटेशन फोर्स कहां लग रहा होगा इस पे, बोलो राइट साइड। और आप डिस्प्लेसमेंट भी कहां कर रहे हो इसका, बोलो राइट साइड। डिस्प्लेसमेंट भी राइट साइड कर रहे हो और इस पे ग्रेविटेशन फोर्स भी राइट साइड लग रहा होगा, लग रहा होगा, है ना। तो जो वर्क डन आएगा, छोटू सा वर्क डन, वो क्या होगा, वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। वो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। यही तो मेरा छोटा सा वर्क डन होगा, इसको इंटीग्रेट कर दो तो मेरा वर्क डन आ जाएगा। यानी कि मेरा वर्क डन क्या आ जाएगा, छोटा सा वर्क डन है एफ डॉट डी आर। तो सर आप यहां पे लिख सकते हो Gm और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और डी आर, और सेम डायरेक्शन में, इसलिए डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव। जहां फोर्स है वहीं डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स आगे डिस्प्लेसमेंट आगे। और लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, आर की वैल्यू जाएगी R1 से लेके R2 तक। इसके बाद लिमिट कहां से कहां चली जाएगी सर, R1 से लेके R2 तक लिमिट चली जाएगी। ये मेरा वर्क डन हो गया। यानी कि मेरा वर्क डन कितना आ जाएगा, Gm, ये तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, dr बाई आर स्क्वायर। भाई ये इंटीग्रेशन जल्दी से बताना मुझे चैट में, ये इंटीग्रेशन तुमने कर लिया? क्या बात कर रहे हो, इतना आसान इंटीग्रेशन नहीं कर पाते हो तुम। r की पावर -1/-1, यानी कि -1/r लिख सकते हो इसको। किस किस को समझ में आ रहा है भाई, इंटीग्रेशन पावर 1 से बढ़ जाता है, पावर नीचे भी आता है। यानी कि सर इंटीग्रेशन आ जाएगा -1/r, और लिमिट जा रही है R1 से लेके R2 तक। देख रहे हो ध्यान से। तो यहां पे अगर आप लिमिट डालोगे तो माइनस साइन को बाहर ले जाओ, Gm, और यहां से आ जाएगा 1/r2 -1/r1, 1/r2 -1/r1, ये आ गया। तो मेरा वर्क डन फाइनली आ गया। वर्क डन को किससे इक्वेट करना था आप बताओ सर, वर्क डन को इक्वेट करना था माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, Gm, और 1/r2 -1/r1, ये आ गई है। तो सर नेगेटिव नेगेटिव साइन को काट दे, काट दो, नेगेटिव साइन को काट दे, काट दो, उड़ा दो। तो सर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये आ गया Gm, 1/r2 -1/r1। तो यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला आ गया डेल्टा यू, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का ये जो फॉर्मूला है, यही हम डिराइव कर सकते हैं, Gm, ठीक है ना, और 1/r2 -1/r1, ये फॉर्मूला आ गया। बस इस फॉर्मूले को कैसे यूज करें आगे, बस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गई। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आप कभी निकाल नहीं सकते, जिंदगी में कभी भी पोटेंशियल एनर्जी निकाली नहीं जा सकती। पता है तुम्हें? नहीं पता, मैंने बताया ही नहीं था तुम्हें, बताया था, बताया होगा तो हम गजनी खजूर हम भूल गए होंगे। जिंदगी में कभी भी पोटेंशियल एनर्जी निकाली नहीं जा सकती भाई, कुछ भी निकाल लो, पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते। पोटेंशियल एनर्जी का सिर्फ डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी का सिर्फ चेंज निकाला जा सकता है। पोटेंशियल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू पॉसिबल नहीं है ना। आपको कोई लाइफ में बोले कि मुझे चैलेंज कर, तो तुम उसको यही चैलेंज करना जहां मुझे इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल के दिखा दे, वो वहीं हार जाएगा चैलेंज। क्यों? क्योंकि निकाली नहीं जा सकती। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्वांटिटी ही ऐसी है जो चेंज पे डिपेंड करती है। आप सिर्फ ये बता सकते हो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है या घट रही है, कितनी बढ़ रही है कितनी घट रही है, सिर्फ ये बता सकते हो। आप कभी पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते, ना रे ना, कभी नहीं। कोई शर्त लगाए ना 1000 रुपए की, पहली शर्त यही लगाना, पोटेंशियल एनर्जी निकाल। अगर वो निकाल दे तो भाई मेरे से ले लेना 1000 रुपए और बताओ। और अगर आप जीत जाओ तो 500 मेरे को ट्रांसफर कर देना, ठीक है ना, क्योंकि मैंने ही तो सिखाया ना तुम्हें। पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते, पोटेंशियल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू पॉसिबल है ही नहीं। तो सर हमने क्या निकाला, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पर सर किताबों में तो लिखी होती है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। मैंने कहा था वो एजम्पशन होती है, आपको कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, बिना एजम्पशन के नहीं निकाल सकते, कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। और हम क्या एज्यूम करके चलेंगे, हम क्या एज्यूम करके चलेंगे, हम ये मान के चलेंगे अगर दो ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, अगर दो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो एज्यूम कर लेंगे। तो अब हमें एजम्पशन चाहिए, अब हम क्या चाहेंगे, एक एजम्पशन लेंगे, वी एज्यूम, ये इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी तो निकाल ही नहीं सकते ना, उसका चेंज निकाल सकते हैं। वी एज्यूम दैट, क्या एज्यूम किया हमने, दैट व्हेन ऑब्जेक्ट इज सेपरेटेड, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर एट infinite separation, when objects are at infinite separation, their potential energy must be zero.
देयर पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी जीरो। ये हम लोगों ने एज्यूम किया यानी कि हम यहां पे क्या एज्यूम कर लेंगे कि सर मास पहले यहां पे m था, और जो ये वाला मास था ये वाला कौन सा था मेरा, बोलो m0 था। और सर इनके बीच में जो दूरी थी वो कितनी थी सर, r1 थी। और आप मान रहे हो वो r1 से कितनी दूरी पे चला गया, बोलो r1 से कितनी दूरी पे चला गया सर, ये चला गया r2 पे चला गया। सर यही था ना सवाल, है ना, यही था ना। अगर आप ध्यान से देखोगे पहले पोटेंशियल एनर्जी हमारी U1 थी, जब वो यहां पहुंच जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी U2 हो जाएगी। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, हम मान लेते हैं इफ R2 टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर हम फाइनल डिस्टेंस को इंफिनिटी मान ले, मैं बोल दूं ये इंफिनिटी तक चला गया, ये फोर्स के कारण इंफिनिटी तक चला गया, तो हम क्या मान के चलेंगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। ये हमने असम्पशन लिया है। तो इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी R1 डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, फॉर्मूला क्या था, U2 माइनस U1, फॉर्मूला क्या था, U2 माइनस U1 GM M0 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1, यही फॉर्मूला था ना। तो हमें क्या डालना है, बोलो U2 को डाल दो जीरो। U2 को क्या डाल दोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे सर U2 को डाल दो यहां पे जीरो, है ना, यही है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे फॉर्मूला देखो ध्यान से, U2 माइनस U1, ये माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी था। देखो यहां पहले पूरा डेरिवेशन में हमने डॉट प्रोडक्ट लिया है, यहां पे पहले इसको पूरा इंटीग्रेट किया है, और यहां पे माइनस साइन को बाहर लिया है, 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1, और ये पूरा सॉल्व करा है हम लोगों ने। U2 माइनस U1 का पूरा वैल्यू निकाला है। देखो ध्यान से, अच्छे से देखो। इसमें किसी का डाउट है क्या, पहले मुझे बता दो, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे किसी को। U2 माइनस U1 कैसे निकाला, ये समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से, देख रहे हो ध्यान से, समझ में आ गया अच्छी तरीके से, क्लियर है। पोटेंशियल एनर्जी डिराइव कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी डिराइव कर रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट में किसी को डाउट था यहाँ पे, कोई डॉट प्रोडक्ट में डाउट हो तो अभी बता दो। अरे आराम से देखो सर, इन दोनों के बीच में फोर्स क्या सही लगाया मैंने, किसी ने मुझे फोर्स के बारे में नहीं बताया, सब चिट चैट कर रहे हैं। इस डेरिवेशन में एक बहुत बड़ी गलती करी है हमने, किसी ने मुझे अभी तक नहीं बताया सर क्या गलती है। फोर्स के बारे में मुझे बताओ, क्या मैंने फोर्स सही लगाया है। यार एक बात बताओ, ये मास m है, ये मास मेरा m0 है, इन पे फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्सिव लगेगा क्या, इस पे फोर्स राइट साइड लग रहा था या लेफ्ट लगना चाहिए था। सबसे बड़ी गलती मैंने यही करी थी, किसी ने नहीं बताया कि सर फोर्स राइट नहीं लगेगा लेफ्ट लगेगा। इसलिए मैं कहता हूं चिट चैट नहीं करनी चाहिए, सर के साथ ध्यान रखना चाहिए। क्या गड़बड़ थी, फोर्स की गलती थी, सिर्फ फोर्स को ध्यान से देखो यहां पे। अच्छा ये बताओ, जब ये दोनों मास इतनी दूरी पे थे, मैंने बोला ये इसको आगे ले जाते हैं और फोर्स भी आगे, ग्रेविटेशन फोर्स इस पे आगे लग रहा है क्या, ग्रेविटेशन फोर्स इस पे आगे लग रहा है क्या, नहीं सर, ग्रेविटेशन फोर्स कहां लग रहा था, इस पे पीछे लग रहा था। यानी कि आपको यही बोलना चाहिए था, सर नहीं सर आप गलत कर रहे हो, ध्यान दो, ग्रेविटेशन फोर्स कहां लग रहा है, पीछे लग रहा है। बाकी सब सही है डेरिवेशन में, और कोई चेंज नहीं करना तुम्हें, बाकी सब सही है डेरिवेशन में, बस इतना देखो सर इस पे ग्रेविटेशन फोर्स पीछे लग रहा है और आप इसको ले जा रहे हो आगे। यानी कि सर ग्रेविटेशन फोर्स लेफ्ट साइड लग रहा है, आप ले जा रहे हो आगे, तो ये डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, बोलो ये डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, सर ये डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। तो सर एक नेगेटिव साइन आप यहां पे और लगाओ, तो सर ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। फिर से देखो क्या करा मैंने चेंज, दोबारा देखो देखो देखो, यहां देखो ध्यान से, क्योंकि फोर्स हमने गलत डायरेक्शन, अरे फोर्स राइट साइड थोड़ी ना लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट राइट हो रहा है, फोर्स तो लेफ्ट लग रहा है। ग्रेविटेशन फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स लेफ्ट लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, यानी कि सर फोर्स का मैग्नीट्यूड सही है, डीआर भी सही है। जब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव नहीं आना चाहिए था, ये डॉट प्रोडक्ट कैसा आना चाहिए था, नेगेटिव। तो सर यहां पे भी एक नेगेटिव साइन लगा दो। सर एक अंदर नेगेटिव है एक बाहर नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, बोल पॉजिटिव। सब कुछ सही चल रहा है, बस ये साइन नहीं ध्यान दिया। तो सर यहां पे नेगेटिव है तो ये साइन नहीं कटेगा। सर ये जो आपने यहां पे कैंसिल किया इसको हटाओ, यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे आप लिखोगे वर्क डन कितना है, वर्क डन आप बोलोगे सर माइनस डेल्टा यू है, और वो किसके बराबर आया है, पॉजिटिव जी एम एम नॉट के बाद। तो यहां पे आप क्या लिखोगे सर, माइनस ऑफ ये, माइनस ऑफ U2 माइनस U1 इसके बराबर है। यानी कि सर यहां पे आपको लिख देना चाहिए U1 माइनस U2, ये U1 माइनस U2 है, बस। इसलिए सारा आंसर गलत हो गया, क्योंकि अगर आप फोर्स ध्यान से देखोगे इस पे लेफ्ट लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट राइट है, बाकी सब सही है डेरिवेशन में। तो यानी कि सर यहां पे फाइनली हम लोग U1 माइनस U2 लिखे, क्या लिखे बोलो, U1 माइनस U2। और अब विट पुट कर दो R2 को इंफिनिटी, R2 को कितना डाल दो, इंफिनिटी, और U2 को कितना डाल दो, जीरो। R2 को डाल दो इंफिनिटी और U2 को कितना डाल दो, बोलो जीरो। तो यहां पे 1 बाय इंफिनिटी, यहां आ जाएगा 1 माइनस R1, यह आ गया ना माइनस 1 बाय R1। तो सर ये आ जाएगा U1 का फॉर्मूला। 1 बाय इंफिनिटी कितना होता है आप जानते हो, 1 बाय इंफिनिटी कितना होता है, जीरो होता है।
तो यानी कि यहां से आ जाएगा Gm m0 और ये आ जाएगा 0-1/r1, यानी कि यहां से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया है -Gm m0 और डिवाइडेड बाय r1। नेगेटिव आया है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैसा आया है? नेगेटिव। देखो ध्यान से, लॉजिक क्लियर है? क्या गलती की थी डेरिवेशन में? सर हमने फोर्स ध्यान नहीं दिया। सर फोर्स आप कह रहे हो राइट साइड लग रहा है, पर फोर्स तो इस पे लेफ्ट लग रहा है ना, ये अट्रैक्ट हो रहा है। फोर्स इस पे लेफ्ट लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट राइट हो रहा है। तो सर यहां पे जब आप एफ डॉट डी आर करोगे, ये डॉट प्रोडक्ट कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव साइन क्यों? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? क्लियर है? ओके, पूरी डेरिवेशन में बस इस चीज को ध्यान रखना। सर हमें तो अच्छा ऐसा थोड़ी ना होता है, आपको बताना होता है बच्चे, ऐसा थोड़ी ना। मैंने लिखा चलो सही है, हो भी तो सकता है ना कि मैं गलत लिख दूं, तुम बताओगे तो सही है सर। मान लो यार कई बार होता है मैं पढ़ाते पढ़ाते कुछ गलत लिख देता हूं, तो मैं पूछता जरूर हूं, अच्छा बताओ क्या गड़बड़ है। तो एक छोटी सी मिस्टेक से आंसर। अब देखो मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे पता चल गया लास्ट में मैंने कोई गलती की है, क्योंकि मुझे फाइनल आंसर पता था। आपको कैसे पता चलेगा? इसलिए हम लोग थोड़ा ध्यान रखें जब भी डेरिवेशन कर रहे हो। अगर आप आपस में चैट नहीं करोगे तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते थे कि सर फोर्स इसका राइट क्यों लग रहा है, लेफ्ट क्यों नहीं लग रहा। ठीक है ना, पूछना चाहिए था। ओके ठीक है, हाँ फोर्स लेफ्ट में होगा, ये बिल्कुल सही है, फोर्स लेफ्ट में होगा, डिस्प्लेसमेंट राइट होगा। क्योंकि आप देखो ना इन दोनों ऑब्जेक्ट पे, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स कहां लग रहा है? इधर। ग्रेविटी इसको इधर खींच रही है, पर आप इसको आगे ले जा रहे। ओके डन है ये डेरिवेशन। अब देखो यार, नीट के लिए एक बार समझना होता है डेरिवेशन को, पर मैं आपको ये बोलूंगा आप लोगों को ये याद रखना है। टू बॉडी सिस्टम कहते हैं इसको, तो टू बॉडी सिस्टम में आप इसको याद रखो। आप क्या याद रखोगे? अब आप टू बॉडी सिस्टम में याद रखोगे, एक बार डेरिवेशन होगी, आपको डेरिवेशन आनी चाहिए कैसे हुई है, पता होना चाहिए। देखो कुछ भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए डेरिवेशन पता होना चाहिए। पर आप याद रखो, अगर m1 m2 दो मासेस हैं और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है लेटस से r, तो जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आप मान के चलोगे वो कितनी मान के चलोगे? Gm1 m2 डिवाइडेड बाय r, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। याद रखोगे? अगर दो मासेस आर डिस्टेंस पे, पर ये एज्यूम की गई है, इसमें क्या एजम्पशन ली गई है? एजम्पशन याद है हमने क्या एजम्पशन लिया है? ये डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है। एजम्पशन क्या है यहां पे? बोलो फटाफट। एजम्पशन इज पोटेंशियल एनर्जी एट आर टेंडिंग टू इंफिनिटी इज 0। ये हमारी एजम्पशन थी। पोटेंशियल एनर्जी जब उनके बीच में डिस्टेंस इंफिनिटी होगा तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो अब हम पूरे चैप्टर में इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, पूरे चैप्टर में इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। और आप लोगों को बार बार ये फॉर्मूला लिखना है, पर ये याद रखना ये एक एजम्पशन से ही आया है कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या मान के चली है? 0। सर नेगेटिव साइन क्या रिसेंबल करता है? क्वेश्चन आता है नेगेटिव साइन पे आता है। नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है? नेगेटिव साइन हम लोगों को क्या बता रहा है? हम लोगों को एक चीज समझनी चाहिए, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बढ़ता है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, डिस्टेंस घटता है पोटेंशियल एनर्जी घटती है। रिपीट करो मेरे साथ चैट में, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। डिस्टेंस इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। लिखो चैट में, अगर कुछ लिखना है तो ढंग की चीज लिखो, क्या बातें करते रहते हो एक दूसरे से? अच्छी चीजें लिखो जो तुम्हें सीखने को मिलेंगी। डिस्टेंस बिटवीन मास इंक्रीजेस, डिस्टेंस इंक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। डिस्टेंस इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। डी इंक्रीज, यू इंक्रीज। डिस्टेंस डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। अब मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है? इनफाइनाइट। वहां पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी 0 मान ली, तो अगर मैं डिस्टेंस कम करूंगा, ऑब्जेक्ट को पास लाऊंगा, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ही तो होगी। भाई मैंने तुम्हारे एग्जाम लिया, एक टेस्ट लिया, मैंने बोला भाई इस बार क्लास में मैक्सिमम मार्क्स 0 आए हैं, तो आप समझ गए होगे भाई मेरे तो नेगेटिव ही आए होंगे। सर मेरे भी नेगेटिव आए होंगे क्योंकि मेरे तो मैक्सिमम है नहीं। वैसे ही अगर मैंने सिस्टम को इनफाइनाइट सेपरेशन पे रख दिया, अगर मैंने सिस्टम को इनफाइनाइट सेपरेशन पे रख दिया, अरे उसी टाइम पे तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा थी और मैंने सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी ही 0 मान ली, तो जब ऑब्जेक्ट को पास लाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी तो घटेगी ना। इसलिए देख रहे हो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ रही है। आप इसमें लिख सकते हो नेगेटिव साइन को कैसे एक्सप्लेन करोगे, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? आपके सामने कभी इसका एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो आप बोलोगे वी एज्यूम्ड potential energy, we assume potential energy at infinite separation is 0. So as distance decreases, so as distance between
masses decreases, potential energy also decreases, potential energy also decreases, and hence potential energy at finite separation, potential energy at finite separation is negative. बात समझ में आ रही है? We assume potential energy at infinite separation is zero. So as distance between mass decreases, potential energy also decreases, and hence potential energy at finite separation is negative. भाई सबसे ज्यादा एनर्जी ही जीरो है तो उससे कम एनर्जी तो नेगेटिव ही होगी ना, ठीक है ना? D increases, U increases, D decreases, U decreases. ओके? पोटेंशियल एनर्जी कभी पॉजिटिव नहीं होगी क्योंकि ये ऐसी हमारी एजम्पशन है। मोहम्मद रेहान ने कहा कि सर पोटेंशियल एनर्जी कभी पॉजिटिव नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी यहां पे कभी पॉजिटिव आपको देखने को नहीं मिलेगी ग्रेविटेशन में जहां अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, जहां पे हमारे कैसे फोर्सेस हैं बोलो, अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। जहां मेरे अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वहां पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है क्योंकि हमने एज्यूम किया है इन्फिनिटी पे जीरो। अगर आप इन्फिनिटी पे 1000 जूल एज्यूम कर लेते, आप कुछ पॉजिटिव वैल्यू एज्यूम कर लेते तो कम डिस्टेंस करने पे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल सकती थी। याद रखना, हाँ जरूरी नहीं है, इसका मतलब सर जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नहीं हो सकती है, पर हमने एजम्पशन ऐसा लिया है कि हमारी हर बार नेगेटिव आएगी। तो यानी कि एक चीज और याद रखना, यहां पे जो मेरे फोर्सेस थे अट्रैक्टिव थे। एक इंपॉर्टेंट सूचना और जरूर लिखना, ठीक है ना? एक सूचना और जरूर लिखना, अगर आप ध्यान से देखोगे एक इंपॉर्टेंट बात और जरूर लिखना, जब मेरे फोर्सेस अट्रैक्टिव होते हैं, है ना, जब मेरे फोर्सेस अट्रैक्टिव होते हैं तो आपको पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव मिलेगी। जब फोर्सेस अट्रैक्टिव होते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस में नहीं। आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब जाओगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी दो केसेस होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे, मैं अभी बता के चलता हूं। तो मान लो यहां पे आपके दो चार्जेस है, मान लो एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है। इनके बीच में फोर्सेस कैसे होते हैं? इनके बीच में फोर्सेस कैसे होते हैं? जल्दी से बोलो, अट्रैक्टिव। इनके बीच में फोर्सेस कैसे होते हैं? बोलो, अट्रैक्टिव। अगर मैं इन दोनों चार्जेस की बात करूं, एक पॉजिटिव और दूसरा पॉजिटिव, या फिर एक नेगेटिव और दूसरा भी नेगेटिव, ऐसा सिस्टम ले लूं या ऐसा सिस्टम ले लूं, ठीक है ना? एक काम करो, एक और जगह बना दो, ऐसे ले लो या फिर ऐसे ले लो। इन दोनों के केस में फोर्सेस कैसे हैं? बोलो, रिपल्सिव। कैसे फोर्सेस हैं? बोलो, रिपल्सिव फोर्स। यहां पे भी फोर्सेस कैसे हैं? रिपल्सिव फोर्स है। तो फोर्स जब तक अट्रैक्टिव रहेंगे, अगर इनकी पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा तो यहां पे पता है क्या पोटेंशियल एनर्जी आएगी? यहां पे पोटेंशियल क्या एनर्जी क्या आएगी? सर आप बोलोगे सर इसका चार्ज Q1 मान लेते हैं, इसका चार्ज Q2 मान लेते हैं, तो आप पोटेंशियल एनर्जी बोलोगे KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई R। जैसे पीछे लिखा था हम लोगों ने, है ना, यहाँ पे Gm1 M2 डिवाइडेड बाई R लिखा था, यहाँ पे कांस्टेंट K है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाई R। अब आप देख सकते हो Q1 मेरा पॉजिटिव है, Q1 मेरा क्या है? पॉजिटिव है, पर Q2 कैसा है? अगर आप ध्यान से देखोगे नेगेटिव है, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी आ जाएगी? नेगेटिव। बट यहां पे भी एजम्पशन है, इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मानी होगी? जीरो। तो यानी कि हम लोग समझ सकते हैं, अगर फोर्सेस मेरे अट्रैक्टिव हों और मेरे चार्जेस अपोजिट पोलैरिटी के हों, मतलब फोर्सेस अट्रैक्टिव है तो चार्जेस अपोजिट पोलैरिटी के ही होंगे, ऐसे केस में मेरी पोटेंशियल एनर्जी कैसी आएगी? बोलो, नेगेटिव। ऐसे में पोटेंशियल एनर्जी कैसी आएगी? नेगेटिव। और वहीं अगर मेरे फोर्सेस रिपल्सिव हो, रिपल्सिव फोर्सेस मतलब दोनों चार्जेस, अगर आप देखोगे आप पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी? K टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ चार्ज और डिवाइडेड बाई R। यहां पे माइनस साइन फॉर्मूले में नहीं होता, फर्क है। यहां पे देखो फॉर्मूले में ही माइनस साइन है, यहां फॉर्मूले में माइनस साइन है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यहां फॉर्मूले में आपको माइनस साइन नजर नहीं आएगा। आपको Q1 Q2 की पोलैरिटी डालनी पड़ेगी, Q1 और Q2 को पोलैरिटी के साथ डालना है। मान लो ये 6 कूलम है, ये -3 कूलम है, तो ऑलमोस्ट अपने आप ही यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है नेगेटिव आ जाएगी। अब यहां पे Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव है, आपका Q1 भी पॉजिटिव है और आपका Q2 भी पॉजिटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पे आ जाएगी पॉजिटिव। अब आप समझ रहे हो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव कब होगी? जब फोर्स मेरे रिपल्सिव होंगे। यहां पे आ जाओ, सेम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहां पे भी आएगा, KQ1 Q2 और डिवाइडेड बाई R। सेम फॉर्मूला यहां पे भी आएगा, और यहां पे Q1 भी नेगेटिव है और Q2 भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगी। यानी कि रिपल्सिव फोर्स में पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आती है, अट्रैक्टिव फोर्स में नेगेटिव आती है। यहां पे नेगेटिव साइन आपको खुद नहीं लगाना,
चार्जेस के साइन, चार्ज क्योंकि मैग्नेटिक चार्ज जो होते हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, पर मासेस सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहां पे नेगेटिव साइन लगा हुआ है ताकि पोटेंशियल एनर्जी क्या दिखे आपको, नेगेटिव दिखे। फोर्सेस मेरे अट्रैक्टिव हैं, इंफिनिटी पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी है, इसलिए यहां पे पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव रहेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से? ओके। पीछे किसी बच्चे का एक डाउट था, सर यहाँ पे फोर्स नेगेटिव क्यों किया? अरे यार थोड़ा ध्यान दो भाई, फोर्स नेगेटिव क्यों नहीं होगा मुझे बताना यार। एक मास यहाँ पे है, एक मास यहाँ पे है, ये रहा, देखना एक मास ये रहा, एक मास ये रहा, इनके बीच में फोर्स कैसा लग रहा होगा? तू यहाँ बैठा है, इस पे देख, इस पे फोर्स कहां लग रहा है? ग्रेविटी इसको कहां खींच रही है, राइट साइड या लेफ्ट साइड? बस इतना बता दे। ये वाला मास, ये एम मास, इसको कहां खींच रहा है, लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड ही तो खींच रहा है यार, तभी तो फोर्स लेफ्ट साइड होगा। और आप इसको कहां ले जा रहे हो, राइट साइड ले जा रहे हो, इसका डिस्प्लेसमेंट राइट है, इस पे फोर्स लेफ्ट लग रहा है। ठीक है, सिंपल था यार, ये तो पूछना नहीं चाहिए था, दोबारा 2-3 बार बता चुका था मैं वो। ठीक है, अब आप पोटेंशियल एनर्जी के सिंबल्स के बारे में जान गए, इसके साइन कन्वेंशन के बारे में जान गए। साइन कन्वेंशन नेगेटिव ही क्यों होता है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव ही क्यों होती है? नेगेटिव होती है अगर अट्रैक्टिव फोर्सेज हो और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी जाए। याद रखोगे, नेगेटिव कब होती है, बोलो नेगेटिव कब होती है पोटेंशियल एनर्जी? जब फोर्सेस अट्रैक्टिव हो और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो। दो स्टेटमेंट याद रखना। मान लो यही सवाल आ गया आपके सामने, यही आपका मेन क्वेश्चन है इस बार नीट में, जिससे आपका सिलेक्शन होगा, और सवाल यही है पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव कब होती है? तो आप क्या बोलोगे, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव क्यों है? यहां पे नेगेटिव क्यों है? क्योंकि फोर्सेस अट्रैक्टिव है और इन्फिनिटी पे जीरो है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर रिपल्सिव फोर्स होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव क्यों होती है? क्योंकि वहां पे इन्फिनिटी पे आपने जीरो मानी और फोर्सेस रिपल्सिव है। ठीक है, डन, आ गया ना समझ में? तो ये टू बॉडी सिस्टम के लिए है, टू बॉडी सिस्टम के लिए हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी लिख दी। अब आपको पता है ना पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें, स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी कैसी क्वांटिटी होती है, बोलो स्केलर क्वांटिटी। यूनिट्स वगैरह भी आप निकाल ही सकते हो। यूनिट क्या होती है एनर्जी की? यूनिट सब जानते हैं ना, यूनिट क्या होती है? यूनिट इसकी जूल होती है, पता है ना आपको। और डायमेंशन आप लोग जानते हैं, ml²। डायमेंशन आप जानते हैं ml² t-2, ये इसकी डायमेंशन है। यूनिट पता है, डायमेंशन पता है, सब तो पता है। इसकी यूनिट भी पता है, इसकी डायमेंशन भी पता है, सब कुछ तो हम जानते हैं। ठीक है, हो जाएगा आराम से। इसकी यूनिट डायमेंशन लिख लोगे, पता है ना इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी डायमेंशन क्या होती है। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मल्टीपल पॉइंट मास सिस्टम, ज्यादा मासेस ले लेंगे तो क्या होगा? जैसे कि यहां पे सिस्टम में आपको ज्यादा मासेस दिख रहे हैं, ठीक है ना, सिस्टम में आपको ज्यादा मासेस दिख रहे हैं, 2 से ज्यादा मासेस दिख रहे हैं। अब क्या करोगे, मल्टीपल मासेस में किस तरीके से निकालोगे? मान लो इसका मास m1 है, मान लो इसका मास m2 है, मान लो इसका मास m3 है, मान लो इसका मास m4 है, मान लो ये सब एक स्क्वायर के एजेस पे लोकेटेड है। ये एज लेंथ आपको दे रखी है कितनी, a। अब सिस्टम की बात करेंगे, हमें तो दो मासेस का ही पता है, दो मासेस का पता है, -g1 -gm1 m2 डिवाइडेड बाय r, सिंपल। हम तो बस यही जानते हैं। मल्टीपल मासेस में कैसे करेंगे? यहां पे आपको पेयर देखने पड़ेंगे। यहां पे क्या करने पड़ेंगे आपको? पेयर देखने पड़ेंगे। कितने पेयर्स बन रहे हैं यहां पे, कितने पेयर बन रहे हैं? पेयर ऑफ मासेस, पेयर जानते हो? अरे यार देखो, एक पेयर इन दोनों का बन जाएगा, देख रहे हो ध्यान से, एक पेयर इन दोनों का बन जाएगा। एक पेयर ये दोनों बना लेंगे, ये दोनों एक पेयर में होंगे, है ना, यानी कि m1 m2, ठीक है ना। ऐसी m2 m3 एक पेयर ये बना लेगा, एक पेयर ये वाला बन जाएगा। सर m1 और m4 कितने पेयर बन गए? 4। और डायगोनल भी तो है, डायगोनल को थोड़े ना भूलेंगे सर, डायगोनल ये दोनों भी तो आसपास है, ये दोनों भी पेयर बनाएंगे। सर ये वाला पेयर भी बनेगा, एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा। तो ये सारे पेयर्स बन रहे हैं, 6 पेयर्स बन रहे हैं यहाँ पे। कितने पेयर्स बन रहे हैं? 6 पेयर्स। सर हम कोई पेयर मिस कर दें तो हमें नहीं याद रहा कितने पेयर बन रहे हैं, हमने कोई मिस कर दिया तो आप याद रखना कितने मासेस हैं, कितने मासेस है। अगर आप ध्यान से देखो कितने मासेस हैं यहाँ पे, 4। तो आप एक काम करो, 4 × 3/2 कर दो। ये कैसे किया मैंने? फॉर्मूला है n × n-1/2, नंबर ऑफ पेयर्स देखने का, कितने पेयर्स बनेंगे वो देखने का फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ पेयर्स देखना है, इजीली देख लो, n × n-1/2, यानी कि n का मतलब है नंबर ऑफ मासेस। यहां पे n का मतलब है नंबर ऑफ मासेस। हमारे केस में कितने मासेस हैं आप चेक कर लो ना, हमारे केस में कितने मासेस हैं? हमारे केस में 4 मासेस हैं, 4 × 3/2 यानी कि 6 पेयर्स। आ गया ना। 5 मास होते हैं तो कितने पेयर बनते? 6 मास होते तो कितने पेयर बनते? आप देख सकते हो, पेयर ऐसे देखे जाते हैं। तो अब बताओ फटाफट क्या करेंगे, पेयर लिखो फटाफट। आप बता सकते हो ये डिस्टेंस कितना है, डायगोनल वाला डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना होगा? सर डायगोनल्स होते हैं a√2, बाकी सारे डिस्टेंस तो हमें पता ही है। अब आप पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे पूरे सिस्टम की,
तो यहां पे आप सारी पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे। एक तो 1 और 2 के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है, एक 2 और 3 के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है, एक पोटेंशियल एनर्जी जो 3 और 4 के बीच में है, एक पोटेंशियल एनर्जी जो 1 और 4 के बीच में, और दो डायगोनल वाले। डायगोनल कौन से? 1 और 3। और डायगोनल कौन सा है अगर आप ध्यान से देखोगे? 2 और 4। 1 और 3 और 2 और 4, ये ना 2 4 और 1 3, ये दो डायगोनल है। तो फटाफट आप देख सकते हो यहां पे साइड्स का जो डिस्टेंस है वो a है। अगर आप m1 और m2 की बात करोगे तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी आएगी gm1 m2 डिवाइडेड बाई a। यहां से पोटेंशियल एनर्जी आएगी gm2 m3 डिवाइडेड बाई a। यहां से पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी gm3 m4 डिवाइडेड बाई a। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी g, ठीक है ना, gm1 m4 डिवाइडेड बाई a, ठीक है ना, 1 2 2 3 3 4 1 4। और फिर डायगोनल वाली टर्म्स यहां से आएगा gm1 m3 डिवाइडेड बाई a या a√2? a√2। g यहां पे कितना आएगा? gm2 m4 डिवाइडेड बाई a√2। ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी है। आप चाहो तो इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हो, पर ये मेरी टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी सिस्टम की। दिस इज अ टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। मल्टीपल मासेस में ऐसे आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? ठीक है ना, मल्टीपल मासेस में इस तरीके से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी टर्म्स आ रही है, इस तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया अच्छे से? मुझे लगता है ये क्लियर हो गया। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना अच्छी तरीके से? ये ऐसे आप मल्टीपल मासेस में पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। क्वेश्चन बना लो, कोई भी क्वेश्चन बना लो कि सर ऐसे है, मान लो एक क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि मान लेते हैं सर यहां पे ट्राइंगल पे, ठीक है, हमें ऐसे मासेस दे रखे हैं। सर एक मास यहां दिया है, एक मास यहां दिया, एक मास यहां दिया, तीनों मासेस मान लो मैं आइडेंटिकल ले लेता हूं। सर ये मास भी m है, ये मास भी m है, ये मास भी m है, और ये डिस्टेंस कितना है आप देखो सर a है, सर ये डिस्टेंस भी कितना है a है, और ये वाला डिस्टेंस भी कितना है a है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालनी है। अब यहां पे कितने पेयर बनेंगे पहले बताओ, कितने पेयर बनेंगे? काउंट करो फटाफट, कितने पेयर बनेंगे जल्दी से बोलो, कितने पेयर बनेंगे यहाँ पे? जल्दी से बताओ फटाफट, कितने पेयर बनेंगे? सर 1 2 3, 3 पेयर बनेंगे। 3 पेयर बना दो, और तीनों पेयर से सेम आंसर आएगा। तो मैं डायरेक्टली 3 लिख दूं, 3 पेयर बन रहे हैं, तीनों से सेम आंसर आएगा भैया। जो ये डिस्टेंस है वही ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, 3 पेयर बन रहे होंगे यहाँ पे। तो 3 इंटू माइनस जी प्रोडक्ट ऑफ मास और डिवाइडेड बाई ए, यही आंसर आ जाएगा, -3gm² बाई ए। सिंपल, ठीक है ना, आ जाएगा, सिंपल है। अच्छा सर अगर स्क्वायर में सारे मासेस सेम दे देता तो, वही स्क्वायर वाले क्वेश्चन में सारे मासेस सेम दे देता तो बना लोगे तुम? फटाफट बनाओ जल्दी से। सर ये स्क्वायर वाले में चारों मासेस सेम दे दिए उसने, फिर से ये बोला कि स्क्वायर है, ये मास ये मास ये मास और ये मास, सारे मासेस सेम दे दिए, और जो एज लेंथ दे दी है वो यहाँ पे ए दे दी है, पहले की तरह एज लेंथ ए ही है। अब क्या करें? जल्दी बोलो फटाफट, कितने क्या आएगा बोलो। यहां पे जब आप पोटेंशियल एनर्जी लोगे तो 4 टर्म्स तो इसकी साइड से आएंगी, एजेस से आएंगी। 4 टर्म एक जैसी आएंगी, 2 टर्म एक साइड। अब देखो 4 टर्म्स कौन सी होंगी सर? ये, यानी कि -gm² बाई ए। ये समझ में आ रही है कौन सी 4 टर्म है? अरे भैया इसका और इसका इंटरेक्शन, इसका और इसका इंटरेक्शन, इसका 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 इसका, सभी का डिस्टेंस है, और प्लस 2 टाइम्स 2 डायगोनल वाली टर्म आएंगी, gm² और डायगोनल के बीच में डिस्टेंस कितना है? a√2। तो यहां से आप क्या देख सकते हो, यहां से कुछ कुछ कॉमन आ रहा है, यहां से क्या कॉमन ले सकते हो? कॉमन ले सकते हो -gm² बाई ए, कॉमन आ जाएगा। यहां पे कितना आ जाएगा अंदर आप देख सकते हो 4 प्लस, है ना, यहां से क्या बचेगा 4 प्लस 2/√2, यही आएगा ना अगर आप ध्यान से देखोगे, 2/√2। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का। देख लो ध्यान से, देख लो अच्छे से देख लो, कोई दिक्कत परेशानी? डायगोनल पता है आपको कितने हैं? 2 डायगोनल टर्म, और ऐसे किसी की भी ऐसे पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल सकते हो। पर सबसे ज्यादा जरूरी अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो अर्थ मास सिस्टम के बहुत पूछे जाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ मास सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बेहद 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 इंपॉर्टेंट है। यानी कि यहां पे अर्थ और मास के लिए आपको बोलेगा, मान लो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, ये अर्थ है, ठीक है ना, ये अर्थ है, आप इस तरीके से कंसीडर करोगे, ये हमारा अर्थ है, इसका जो मास है me है, इसका जो रेडियस है वो कितना है re है, ठीक है।
अब यहां पे हम पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें अर्थ मास सिस्टम की, कैसे देख सकते हैं? मान लो कोई मास इसकी सरफेस पे पड़ा है, पहले मान लो मास क्या पड़ा है, इसकी सरफेस पे पड़ा है सपोज, ठीक है ना, m इज एट सरफेस, कहां पड़ा है अगर आप ध्यान से देखोगे, सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस पे पड़ा है। तो इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी आप बता सकते हो? बहुत सिंपल है, क्या फॉर्मूला आ जाएगा बोलो, माइनस जी टाइम्स मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस कितना लेंगे, 0 ले लें क्या? नहीं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेना है, रेडियस ऑफ अर्थ, ये होती है। और इंफिनिटी पे हमने पोटेंशियल एनर्जी क्या मानी हुई है, 0 मानी हुई है। तो सरफेस पे ये एनर्जी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस ये हो जाएगी, ठीक है ना, सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगी। आप देखो इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको एक काम करो, आप आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, यहां पे आप क्या करो, ऐसे लिख दो, माइनस जी आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देखो क्या आता है, जी एम ई एम, और नीचे क्या हो जाएगा, आर ई स्क्वायर, और ऊपर भी एक आर से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको पता है ना जी एम ई क्या बन जाएगा, ये जी एम ई बाई आर स्क्वायर, इसको स्मॉल जी कहते हैं, इसी को स्मॉल जी कहते हैं, मतलब जी एम आर ई, यानी कि एम जी आर ई, आप इसको लिख सकते हो माइनस एम जी आर ई, ये लिख सकते हो, माइनस एम जी आर ई, ये लिख सकते हो। तो सरफेस पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला है ये, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस एम जी आर ई, वैसे फॉर्मूला ये बन रहा है, ठीक है ना, वैसे फॉर्मूला ये बन रहा है, माइनस जी एम ई एम डिवाइडेड बाय आर ई, जैसे फोर्स होता है, बस फोर्स में नीचे स्क्वायर होता है, यहां पे स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखना, फोर्स में नीचे स्क्वायर होता है, यहां पे स्क्वायर नहीं है, फोर्स में तो नीचे स्क्वायर होता है ना, यहां पे स्क्वायर नहीं है। बात समझ में आ रही है? इवन आप ग्राफ बना सकते हो, ठीक है ना, पीछे भी हम लोगों ने यहाँ पे अगर ग्राफ देखना है तो आप यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ जरूर बना लो, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूं। जो हमने फॉर्मूला देखा था टू बॉडी सिस्टम का, तो फॉर्मूला क्या था, माइनस जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर। तो कभी कभी ये ग्राफ भी पूछ लेता है, सर यू वर्सेस आर का ग्राफ हम बना सकते हैं, यू वर्सेस आर का ग्राफ किस तरीके से बनेगा, ऑब्वियसली ये तो नेगेटिव ही है, यहाँ तो फॉर्मूले में नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, आपको दिख रहा है u इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा इस क्वाड्रेंट में, नेगेटिव है ना क्योंकि, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा इस क्वाड्रेंट में, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। और अगर हम ध्यान से देखें कि सर यहां पे वही ग्राफ अगर हमें किसके बीच में बोल दे, u और यहां पे बोल दे 1/r, ठीक है ना, तो ये ग्राफ कैसा बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि सर हम 1/r को क्या मानेंगे, जैसे पहले करते थे x। अब u का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, माइनस जी एम एम वन एम टू और इंटू एक्स, ठीक है ना, इसी तरीके से आएगा ना, माइनस जी एम वन एम टू और इंटू एक्स। सही है? क्या ये ग्राफ मैंने सही बनाया है या कुछ गड़बड़ है इस ग्राफ में? सही है ये ग्राफ, चेक करो, सही है, बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है ना, मिरर इमेज ले लेनी है, हम लोगों को पता है इधर आएगा ये ग्राफ, माइनस जी एम वन एम टू इंटू एक्स, इस तरीके से ये ग्राफ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बना दिया हम लोगों ने डिस्टेंस के साथ, ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर ग्राफ आ जाए, ग्राफ बना लोगे, इजिली बना लोगे। कमिंग बैक टू दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को भी अच्छे से याद कर लो। अभी हमने सरफेस पे ही निकाली है पोटेंशियल एनर्जी, किसी हाइट पे भी निकाल सकते हैं। जो पोटेंशियल एनर्जी जैसे मैंने सरफेस पे निकाली है, ऐसे किसी हाइट पे निकालनी हो तो, अगर ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे है तो ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे डालो, चलो जल्दी से करो, ऑब्जेक्ट एट हाइट h, किस पे डाल दो बोलो, किसी हाइट h पे डाल दो। तो आप देखो ध्यान से, मान लो ये अर्थ है इस तरीके से, और ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे है, कितनी हाइट पे है, हमने मान लिया ये हाइट कितनी है इसकी h, रेडियस कितना है इसका आप देख सकते हो r, हाइट कितनी है h और रेडियस देख सकते हो इसका कितना है आप देख सकते हो r। इस डिस्टेंस को स्मॉल r कह दो, सेंटर से लेके इस तक का डिस्टेंस आप स्मॉल r कह दो। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा सिंपली माइनस जी एम इंटू एम ई और डिवाइडेड बाय आर, ये फॉर्मूला हो जाएगा, देखो ध्यान से, माइनस जी एम इंटू एम ई डिवाइडेड बाय आर। क्योंकि जो डिस्टेंस लेना होता है ऑब्जेक्ट का सेंटर से लेना होता है, ये डिस्टेंस स्मॉल आर है, जिसको आप h प्लस आर ही कह सकते हो, ठीक है ना। स्मॉल आर को आप क्या डाल सकते हो, नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिख सकते हो माइनस जी एम एम ई डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, आर ई प्लस एच। कितना हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे, बोलो आर ई प्लस एच, ये बन जाएगा। ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई किसी हाइट पे, किसी हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, देख रहे हो ध्यान से, हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये बन जाएगा। सरफेस पे बस आपको पता है यहाँ पे h की वैल्यू 0 डाल दोगे,
सरफेस पे एच की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो mgre भी लिख सकते हो उसको। माइनस साइन हमें बताता है अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अट्रैक्टिव फोर्सेस है और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी है बोलो, 0 है। ठीक है ना, समझ में आ गया अच्छी तरीके से। फॉर्मूला क्लियर है, ये वाला फॉर्मूले को बहुत अच्छे से देख लो, फॉर्मूला आसानी से याद हो जाएगा, कुछ खास मुश्किल नहीं है, इजी फॉर्मूला है, कोई खास फॉर्मूला नहीं है। जी एम ई एम बाई आर ई, आप इसको जी आर ई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे थे तो एम जी आर ई की तरह लिख सकते थे। वो किसी हाइट पे है और ये सरफेस पे है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लें जरा यहां से। एक सेकेंड, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पे क्या बोल रहा था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज यू, द फोर्स एट दैट पॉइंट। अब आपको रिलेशन तो पता है ना, आपको एक चीज याद है, मैंने बताया था, जैसे फोर्स का फॉर्मूला याद है, फोर्स का फॉर्मूला आप लिखते हो जी एम वन, फोर्स का फॉर्मूला लिखते हो जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर। तो आप एक चीज तो समझ गए, अगर आप फोर्स में आर का मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि फोर्स क्या होता है अगर आप ध्यान से देखोगे, फोर्स होता है डी यू बाई डी एक्स, एक तरीके से फोर्स हो जाएगा डी यू बाई डी आर। फोर्स को आप लिख सकते हो माइनस डी यू बाई डी आर, पढ़ा है ना फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन। और आप पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हो माइनस एफ डॉट डी आर, आप इस तरीके से लिख सकते हो। मतलब पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स का रिलेशन सिंपल है, डायमेंशनली देख लो, सिर्फ डायमेंशनली देखो। जब फोर्स में डिस्टेंस मल्टीप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी आता है, जब पोटेंशियल एनर्जी से डिस्टेंस डिवाइड करते हैं तो फोर्स आ जाता है। आप लॉजिकली समझो ना, डायमेंशनली समझो, इस क्वेश्चन को डायमेंशनली देखो, इस क्वेश्चन को सिर्फ डायमेंशनली देखोगे तो हो जाएगा। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी को जब आप आर से डिवाइड करोगे तो फोर्स की डायमेंशन आ जाएगी। ये किसकी डायमेंशन आ जाएगी बोलो, डायमेंशन ऑफ फोर्स। बस यही करना था इस क्वेश्चन में, फोर्स का डायमेंशन चाहिए तो पोटेंशियल एनर्जी को डिस्टेंस से डिवाइड कर दो, और अगर पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पे बोल रहा है अगर पोटेंशियल एनर्जी यू है तो फोर्स क्या हो सकता है उस पॉइंट पे, यू बाई आर स्क्वायर, यू बाई आर, यू आर और यू आर स्क्वायर। ऑब्वियसली डायमेंशनली यही करेक्ट है ऑप्शन, डायमेंशनली यही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगला सवाल देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन पे आओ। इजी है ये सवाल, मैं थोड़ी देर के लिए म्यूट करूंगा चैट को, ध्यान यहां पे बिल्कुल। A body of mass m is placed on the earth's surface. It is taken from the earth's surface to a height 3r. The change in potential energy. कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा आप बताओ। किसी बॉडी को हमने अर्थ की सरफेस पे रखा है और उसके बाद हम किसी सरफेस पे ले जा रहे हैं, किसी हाइट पे ले जा रहे हैं 3r। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी करोगे आप लोग ट्राई, चलो एक बार ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, अगर गलत होगा कोई बात नहीं मैं कराऊंगा उसके बाद। आप एक बार ट्राई करो जल्दी से इस क्वेश्चन को, फटाफट अटेम्प्ट कर लो। जल्दी से, सरफेस पे आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हाइट पे निकाल लो, चेंज निकाल लो। चलो करो, हो गया। अब बताओ सबसे पहले भाई, आप ऑब्जेक्ट को कहां से कहां ले जा रहे हो, सर सरफेस से किसी हाइट पे, सरफेस से किसी हाइट पे ले जा रहे हो ना, पहले सरफेस पे पड़ा था ऑब्जेक्ट और आप इसको कहां ले गए, किसी हाइट पे। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है पता है ना सर, एम जी आर ई। सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, एम जी आर ई, पढ़ा है ना अभी हम लोगों ने। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब आप इसको किसी हाइट पे ले जाओगे, जब आप इसको किसी हाइट पे ले जाओगे, मान लो कितनी हाइट पे ले गए, एच हाइट पे ले गए, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई बोलो, क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपने बोलो, माइनस जी एम एम ई और डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच, यही तो पढ़ा हमने। और आपको हाइट दी है क्वेश्चन में, कितनी हाइट दी है बोलो, 3 टाइम्स आर ई, आर ई या आर जो भी दिया क्वेश्चन में, मैं आर ई लिख देता हूं, वो आर लिख देते हैं। तो सर यहां पे डाल देते हैं माइनस जी एम एम ई और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, आर ई प्लस 3 आर ई,
आ जाएगा ना, आर ई प्लस थी आर ई, तो सर ये हो जाएगा माइनस जी एम एम ई और डिवाइडेड बाई 4 आर ई। अरे एक काम करो ना, आर ई से इसको भी मल्टीप्लाई डिवाइड करो, जल्दी सोल्व हो जाएगा। यानी कि कितना बन जाएगा, नीचे बन जाएगा आर ई स्क्वायर, मतलब ये बन जाएगा माइनस एम जी आर ई बाय 4। अरे ये कैसे आया, देखो जी एम, ठीक है ना, जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर, इसको तो आप लिख सकते हो स्मॉल जी, तो माइनस एम जी आर ई बाई 4। अरे भाई कर लोगे इसको, अरे ध्यान से करना भाई, गड़बड़ मत करना। आप ऐसे लिख लो माइनस जी एम और नीचे कितना आया है 4 आर ई आया है ना, और एक मास यहाँ पे, एक आर ई से आप मल्टीप्लाई यहां करो, एक बार यहां करो, तो जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, इसको स्मॉल जी लिख दो, तो यहां से आ जाएगा माइनस एम जी आर ई बाई 4। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, फाइनल कितनी है माइनस एम जी आर ई बाई 4 और इनिशियल कितनी है माइनस एम जी आर ई। ठीक है ना, ये तो फॉर्मूले का माइनस साइन है, ये वाला माइनस साइन यहां लगाया और इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव है, तो ये बन जाएगा माइनस एम जी आर ई बाई 4 प्लस एम जी आर ई, प्लस एम जी आर ई। ठीक है ना, एम जी को कॉमन लो तो यहां से क्या बन जाएगा आर ई माइनस आर ई बाई 4, आर ई माइनस आर ई बाई 4 3 आर ई बाई 4 हो जाएगा, तो 3 एम जी आर ई बाई 4, दैट्स इट, हो गया 3 एम जी आर ई बाई 4, खत्म, 3 बाई 4 एम जी आर, 3 बाई 4 एम जी आर, खत्म क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन। ठीक है ना, सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 50% बच्चों ने, 51% बच्चों ने आंसर कर दिया था, आसान था सवाल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक बना के देता हूं, आप लोग अभी करोगे ट्राई, इसका आंसर मुझे सभी से चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, आप मुझे इसका आंसर करके दिखाओ। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, अगर मान लो ऑब्जेक्ट यहां पे सरफेस पे है, ठीक है ना, कितने रेडियस पे है आर ई पे, अगर वो ऊपर चला जाता है, ठीक है ना, कितनी हाइट पे चला जाता है, मान लेते हैं 2 आर ई पे चला जाता है, तो आप मुझे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितना आएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितना आएगा, कर सकते हो इसको, ट्राई कर सकते हो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, आर ई से 2 आर ई हाइट पे चला गया, आर ई से 2 आर ई हाइट पे चला गया, अब बताओ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, व्हाट विल बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सरफेस से कहां चला गया है, सरफेस से चला गया है आप यहां पे, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह कर लोगे, बिल्कुल पिछले तरह क्वेश्चन की तरह कर लोगे। आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखो, फटाफट बताओ कितना आ रहा है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बोलो, सर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पहले की तरह माइनस एम जी आ रही। सर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अगर हम देखेंगे तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी माइनस एम जी, सॉरी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी माइनस जी एम ई एम और डिवाइडेड बाय आर ई प्लस 2 आर ई, यानी कि 3 आर ई हो जाएगा। फिर आप आर ई से मल्टीप्लाई, आर ई से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा माइनस एम जी आर ई बाय 3, यही आ जाएगा, माइनस एम जी आर ई बाई 3 आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो यहां से बनेगा एम जी आर ई माइनस आर ई बाई 3, आर ई माइनस आर ई बाई 3, यही बनेगा, आप देख सकते हो। तो यहां से आ जाएगा 2/3 एम जी आर ई, 2/3 एम जी आर ई, सिंपल, सिंपल है, 2/3 एम जी आर ई। अगर आपने सॉल्व किया होगा ढंग से 2/3 आ रहा होगा आंसर। फाइनल माइनस इनिशियल करना है, कर लोगे, डन है। मान के चलूं कि ये क्वेश्चन हो जाएगा इस तरीके से, कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले तो ये पोटेंशियल एनर्जी वाला क्वेश्चन, अर्थ मास सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना सबको अब आ गया अच्छे से। आई होप ये पोटेंशियल एनर्जी कोई गलत नहीं करेगा, सबको ये पोटेंशियल एनर्जी निकालना आ गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है यहां पे हम लोग अब डिस्कस करेंगे एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से अगर आपको एस्केप करना है तो क्या करना पड़ेगा, भागना चाहते हैं सर, हम थक गए हैं इस जीवन से सर, एस्केप करना चाहते हैं सर, पढ़ पढ़ के थक गए हैं सर, भागना है, एस्केप करना है सर, है ना, एस्केप करना है सर, दूसरे जगह दूसरे ग्रह पे चलते हैं सर, बहुत हो गया सर, अर्थ पे तो बहुत अनर्थ कर दिया सर हमने, है ना, अर्थ का तो अनर्थ कर चुके हैं सर, अब दूसरे ग्रह पे चलते हैं। एस्केप करना चाहते हैं अर्थ को, तो क्या करें, क्या करें बोलो, एस्केप करना चाहते हैं, एस्केप यानी कि बाहर निकलना चाहते हैं। तो सवाल ये है, एस्केप करने के 2 तरीके हैं भाई, एक तो आप किसी रॉकेट वॉकेट में बैठो और निकल जाओ, है ना, अब हम रॉकेट पे नहीं बैठ रहे हैं भाई, एस्केप कर रहे हैं। यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी का मतलब ये नहीं है रॉकेट में बैठ के, यहाँ पे क्या इनिशियल स्पीड दे सरफेस से कि आप निकल जाओ, वापस ही ना हो। ठीक है, अब मुझे बताओ, मैं इस पेन को फेंकता हूं हवा में, क्या ये एस्केप कर जाता है या वापस आता है, मैं इस पेन को ऐसे उछालता हूं तो ये नीचे आता है, और तेजी से उछालूंगा फिर भी आ जाएगा, अरे पूरी जान से फेंकूंगा फिर भी आ जाएगा। पर सर क्या जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी स्पीड तो जरूर होगी
जिससे अगर मैं पूरी शिद्दत से इसको फेंकूं ये वापस ही ना आए। हो सकता है ना कि सर हम इसको फेंके और ये वापस ही ना आए। अब ये मत कहना सर छत पे चला जाएगा तो वापस नहीं आएगा। तुम लोगों के पास सारे सवालों के जवाब होते हैं, है ना। सर आप फेंको एक बार अपनी गली में फेंक के देखो, किसी की छत पे चला जाएगा वापस ही नहीं आएगा सर। एस्केप हो गया सर। अरे वो वाला एस्केप नहीं चाहिए रे। एस्केप मतलब अर्थ से एस्केप करना है, छतों पे नहीं पहुंचाना है इसको, छत पे नहीं पहुंचाना है इसको, एस्केप करना है, अर्थ से बाहर ले जाना है, समझ रहे हो। ठीक है, बैक टू सीरियस मोड पे आ जाओ। ठीक है, नहीं सर फेंक के देखो सर ऊपर छत पे अटक जाएगा, आएगा ही नहीं वापस। वाह सर खुश हो गए हम। ठीक है, इसको एस्केप स्पीड नहीं कहेंगे, है ना, इसको नहीं कहेंगे। एस्केप स्पीड है अर्थ से एस्केप कर जाए, इतना तेज फेंको सर, पूरी शिद्दत से फेंको सर। आप तो आपके तो डोले शोले आप तो फेंक ही दोगे सर। ठीक है, नहीं यार ये डोले भी काम नहीं आएंगे। ठीक है, होते तो मैं ही एस्केप कर जाता अब तक। पर अगर आप ध्यान से देखोगे, हाँ ऐसी जरूर एक स्पीड बनाई गई है जिससे अगर आप इसको फेंको, इसको थ्रो करो, इसको प्रोजेक्ट करो तो ये वापस नहीं आता, तो ये वापस नहीं आता। बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से। सो वो क्या स्पीड है, उसको कैसे निकालेंगे, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, वो हम लोग देखना चाहते हैं। मान लो आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट को यहां ले लो, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है अभी, है ना, तो इसके पास कौन सी एनर्जी है अभी, पोटेंशियल एनर्जी तो है ही। कौन सी एनर्जी है बोलो, पोटेंशियल एनर्जी। बताओ कितनी पोटेंशियल एनर्जी, जल्दी से बता दो मुझे। सर पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं, है ना, कितनी होती है, -mg/e, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसका मास अगर m है तो -m/me डिवाइडेड बाय r, ऐसे तो लिख सकते हो ना, अगर इस ऑब्जेक्ट का मास m है। आप इसको एस्केप करना चाहते हो तो कोई स्पीड भी देनी पड़ेगी आपको, इनिशियली देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी सर, नहीं तो एस्केप कैसे करेगा। सर कोई तो स्पीड दे दो, तो इसी स्पीड को हम एस्केप स्पीड कहते हैं। ये मिनिमम स्पीड है, इससे तेज फेंकोगे तो एस्केप कर ही जाएगा, पर ये मिनिमम स्पीड है, इससे कम स्पीड में गुजारा नहीं है, वापस आ जाएगा। इससे कम स्पीड में गुजारा नहीं है, वापस आ जाएगा। तो आप ये मिनिमम स्पीड दो तो ये एस्केप कर जाएगा। एस्केप यानी कि बाहर निकल जाएगा अर्थ की फील्ड से, फील्ड से यानी कि ये पहुंच जाएगा इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे। अब मुझे बताओ जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी स्पीड बढ़ रही होगी या घट रही होगी। कॉमन सेंस लगाना, कोई भी चीज हम हवा में फेंकते हैं उसकी स्पीड बढ़ती है या घट जाती है ऊपर जाते जाते। अगर बढ़ जाती है तो वो वैसे ही एस्केप कर जाएगा, घटती है तभी तो ऊपर जाके रुकता है और वापस आ जाता है। तो अगर हम इसको फेंक रहे हैं तो डेफिनेटली अर्थ की ग्रेविटी इसको बुला रही होगी, पर इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है ये सुनेगा नहीं, पर स्लो डाउन होता जाएगा, स्लो डाउन होता जाएगा, स्लो डाउन होता जाएगा और यहां जाके एस्केप कर जाएगा। जस्ट एस्केप। क्या किया इसने, जस्ट एस्केप किया। जस्ट एस्केप का मतलब है कि जस्ट वहां पे पहुंचा और रुक गया, जस्ट एस्केप किया। यानी कि इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है, इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, 0। फाइनल वेलोसिटी इसका 0, फाइनल वेलोसिटी नहीं दिखेगा आपको। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि सर वो जस्ट एस्केप कर रहा है, वहां पहुंचा ही है और रुक गया है। बस ये है कि अर्थ की फील्ड से बाहर निकल गया तो नीचे नहीं आएगा, वहीं रहेगा। स्पेस में पहुंच गया सर, इसको स्पेस में पहुंचा दिया हमने, ठीक है ना। अब मुझे बताओ यहां पे इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये रुक गया 0। इनिशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि ये इन्फिनिटी पे पहुंच गया। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी वो भी लिख दो ना सर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी -12mv², सिंपल है, ठीक है ना। और आप चाहो तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को -mg/e भी लिख सकते हो, आपको पता ही है, इसको -mg/e भी तो लिख ही सकते हो, पता ही है तुम्हें, जानते हो ना, ठीक है ना। तो यानी कि सर इनिशियली उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी नेगेटिव, इनिशियली इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी ये, फाइनली इसका पोटेंशियल एनर्जी 0, फाइनली इसका काइनेटिक एनर्जी 0। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी 0 और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0। क्यों फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि एस्केप कर गया, स्पेस पे पहुंच गया, रे पता नहीं है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पहुंच गया। वहां पे इसकी डिस्टेंस अगर इनफाइनाइट हो गई, बहुत दूर हो गई, अर्थ की फील्ड से दूर चला गया, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अरे जब अर्थ की यहां फील्ड ही नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी कहां से आ जाएगी। और यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे फाइनल वेलोसिटी भी 0 हो गई है, क्योंकि जस्ट एस्केप कर गया। अब यहां पे कोई भी एनर्जी का लॉस हमने नहीं माना, मान रहे हैं हम, एज्यूम कर रहे हैं नो फ्रिक्शन, एज्यूम नो एयर ड्रैग और फ्रिक्शन इज देयर। असल जिंदगी में तो होगा सर, फ्रिक्शन होगा, एयर ड्रैग लगेगा, बट हम यहां पे एज्यूम कर रहे हैं कि वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना, ठीक है, एज्यूम नो एयर ड्रैग और फ्रिक्शन। तो इस केस में क्या होगा जरा बताओ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाओगे आप, क्या लगाओगे बोलो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यहां पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एप्लीकेबल है, ठीक है। और बताओ मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी। सर इनिशियल पोटेंशियल, इनिशियल काइनेटिक, फाइनल पोटेंशियल, फाइनल काइनेटिक, इसका सम।
होना चाहिए ना, इनिशियल काइनेटिक इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल काइनेटिक फाइनल पोटेंशियल के बराबर। इनिशियली कितना आ जाएगा सर? इनिशियली आ जाएगा माइनस एम जी आर ई प्लस हाफ एम वी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो सर इसको राइट साइड ले जाओ, तो सर इसको सॉल्व करो, यहां से आ जाएगा हाफ एम वी ई स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? एम जी आर ई के इक्वल हो जाएगा। सर एम एम को मार देगा, सर यहां से वेलोसिटी आ जाएगी अंडर रूट 2 जी आर ई। कितनी आ जाएगी? अंडर रूट 2 जी आर ई। इसी को एस्केप वेलोसिटी कह रहे हो, इसी को एस्केप वेलोसिटी कह रहे हो। या फिर आप ये भी लिख सकते हो, अंडर रूट 2 जी आर ई की जगह ये भी लिख सकते हो, है ना, 2 टाइम्स जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई। एक ही बात है, इसी को आप अंडर रूट 2 जी आर ई लिख रहे हो, एक ही बात है। जी की वैल्यू डाल दो, यही आ जाएगा। रे डाल के देख लियो, यही आएगा। तो ये मेरी एस्केप वेलोसिटी है। ये क्या, अगर आप ध्यान से देखोगे, एस्केप स्पीड, एस्केप वेलोसिटी, इसी को बोलते हैं एस्केप स्पीड या एस्केप वेलोसिटी। मिनिमम वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू जस्ट एस्केप द अर्थ पुल। समझ में आ गया? डेरिवेशन भी क्लियर हो गया। इसका वैल्यू निकालोगे अर्थ के लिए, अर्थ के लिए निकाल सकते हो सर, अर्थ के लिए निकाल सकते हैं, फॉर अर्थ, है ना। अर्थ के लिए अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे, एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ अगर आप निकाल रहे हो, तो आपको पता है यहां स्मॉल जी का वैल्यू 9.8 डाल दिया जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रेडियस ऑफ अर्थ को आप कितना डाल दोगे? बोलो, रेडियस ऑफ अर्थ को आप कितना डाल दोगे? यहाँ पे ये होता है 6400 किलोमीटर, 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। पुट करो, आपको करना नहीं है, आपको इसका वैल्यू याद रखना है। पुट करोगे तो कितना वैल्यू आता है इसका? 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू याद रखना, अप्रोक्सीमेटली आप ये वैल्यू याद रख लेना, ठीक है। जल्दी से बोलो फटाफट। क्लियर है? डन है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? ये मिनिमम स्पीड, ये मिनिमम वेलोसिटी दे दो, एस्केप कर जाएगा, नहीं आएगा वापस, कसम से नहीं आएगा भाई, ठीक है। हाँ, पर ऑब्वियसली इसमें थोड़े से क्या, इसमें एजम्पशंस तो लिए ही गए हैं। एजम्पशन क्या लिए गए हैं? एजम्पशन ये लिए गए हैं कि कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है, तभी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा रहे हैं। क्या सर असली जिंदगी में ये एजम्पशन काम करेगा? ऑलमोस्ट काम कर जाएगा, क्योंकि देखो जो भी फ्रिक्शन लग रहा है, एयर ड्रैग लग रहा है, वो अर्थ की सरफेस के पास है। जो एटमॉस्फेयर की लेयर है वो थोड़ी दूर तक है, उसके बाद तो एटमॉस्फेयर चला ही जाता है, तो इसलिए ये काम कर जाता है। एजम्पशन ऑलमोस्ट सही लिया जा रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से? ओके, इन चीजों को भी याद रखना। तो ये हम लोगों ने अर्थ के लिए निकाला। हम किसी प्लैनेट के लिए भी तो लिख सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना अर्थ के लिए लिखना है। सर हम किसी और प्लैनेट के लिए भी तो कह सकते थे, हम किसी और प्लैनेट की बात कर सकते थे। हम तो सर सिर्फ अर्थ की बात करते हैं, हम दूसरे गोला की तो बात ही नहीं करते। डीवी सर बुरा मान गए तो, शिवम सर बुरा मान गए तो, उनके भी तो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, उनको भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा। उन लोगों को भी तो ध्यान में रखो, वो भी तो किसी और गोला से हैं, है ना। तो सर अगर हम किसी और प्लैनेट की बात करें, तो सर यहां पे हम लोग रेडियस ऑफ प्लैनेट को आरपी मान लेते हैं, है ना, मास ऑफ ऑब्जेक्ट को एम मान लेते हैं। तो वहां पे एस्केप वेलोसिटी, किसी प्लैनेट से एस्केप वेलोसिटी, ES लिख देता हूं, किसी प्लैनेट से एस्केप वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? यहां पे आ जाएगा अंडर रूट 2 टाइम्स जी और मास ऑफ प्लैनेट और डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट। समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से? या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहां पे लिख सकते हो अंडर रूट 2 टाइम्स एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट, प्लैनेट पे जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी इनटू रेडियस ऑफ प्लैनेट। आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिखो। आ गया समझ में अच्छी तरीके से? ठीक है, याद है ना, समझ में आ रहा है ना अच्छी तरीके से, है ना। अरे आप इसको जीपी लिखो या ए लिखो, आपको याद है मैंने एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट एपी या जीपी जो भी आप लिख रहे हो यहां पे, इसका एक फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, 4/3 पाई जी टाइम्स रेडियस ऑफ प्लैनेट इंटू डेंसिटी ऑफ प्लैनेट। आप इस टर्म्स में भी इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर सकते हो, डेंसिटी की टर्म में भी लिख सकते हो। सेम फॉर्मूला आप डेंसिटी की टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। सेम फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में आप ये भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये हम जानते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अ प्लैनेट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट सरफेस, इसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना, इसको भी यूज कर सकते हो। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे यहां से, फिर एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? प्लैनेट की सरफेस पे एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है ना, इसकी जगह हम डाल देंगे यहां पे 4/3 पाई जी, ठीक है ना, 4/3 जी, और यहां पे आ जाएगा रेडियस ऑफ प्लैनेट इंटू डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इंटू रेडियस ऑफ प्लैनेट, ठीक है।
तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा एस्केप स्पीड का। तो यहां पे जो भी कांस्टेंट है उसको एक साथ रख देता हूं, ये आ जाएगा 8/3 पाई जी, है ना, 8/3 पाई जी डेंसिटी ऑफ प्लैनेट, और रेडियस ऑफ प्लैनेट के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया अगर डेंसिटी आपको दे दी जाए ऐसे, ठीक है ना। 8/3 पाई जी रो पी और आरपी स्क्वायर हो रहा था, इसलिए उसको रूट से बाहर लिख दिया। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। चले, ओके, डन, समझ में आ गया अच्छी तरीके से, क्लियर है। तो यहां तक हम लोगों ने जो ये कॉन्सेप्ट की हैं इसको ध्यान से समझना, ठीक है। यहां पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन है, ये होमवर्क में करोगे आप, ये होमवर्क वाला सवाल है, इसको होमवर्क में करो, ठीक है। ये वाला सवाल करोगे होमवर्क में, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को होमवर्क में करना है आप लोगों को, ठीक है। चलो अभी यही वाला सवाल देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज इतना ही करते हैं, आज मैं और नहीं करा रहा, ठीक है। और कल कोई, अभी तक कोई हॉलीडे की न्यूज नहीं है, मैं अभी बता के चल रहा हूं। अगर आप सोच रहे हो कल हॉलीडे है, कल हॉलीडे होगा, तो अभी तक ऐसा सच कोई न्यूज नहीं है। अगर कोई हॉलीडे की न्यूज होगी तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट अभी तक तो ऐसी कोई न्यूज नहीं है। अभी तक कल क्लासेस हैं, जो राइट टाइम हो रही है उसी टाइम पे आपको क्लासेस मिलेगी। चलो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे, तब तक टेक केयर, सी यू सून, बाय एवरीवन।